पाकिस्तान में जो एक फौजी मोनोपोली नजर आती है पॉलिटिक्स की, यह अगले 10-15 साल में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हिस्टोरिकली एक डायनासोर है, ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता। क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं हुआ ना पहली दफा, ये सारी दुनिया में हो चुका है। ये थोड़ी है कि पाकिस्तान कोई ऐसा यूनिक मुल्क है जिसमें पहली दफा एक ऐसी स्टैब्लिशमेंट है जो मोनोपोलाइज करना चाहती है पॉलिटिक्स को। बहुत मुल्कों में ये इंडोनेशिया में हुआ है, बहुत मुल्कों में ट्राई टर्की में। क्योंकि अब मुझे ये समझ में आया है कि ये जो रूलिंग एलीट है ना अभी पाकिस्तान की, ये अब बिल्कुल अपने एंड स्टेज पे पहुंच गई और इसने फैसला ये किया कि अगर हमें अपना पावर जो है वो इंटैक्ट रखना तो हमें चीजें रिवर्स करनी पड़ेगी। हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी रिवर्स करना पड़ेगा, हमें जमहूरियत भी रिवर्स करनी पड़ेगी। मतलब ये हम फ्रेमवर्क्स रखेंगे लेकिन इनको खोखला कर देंगे, और हमें टेक्नोलॉजी भी रिवर्स करनी पड़ेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। इंटरनेट इसलिए मछलियां खा रही है। देखिए नजम, पाकिस्तान इज द 3rd बिगेस्ट कंट्री जहां फ्रीलांसिंग होती है। It's an incredible thing. It is. The first is India, the second is Brazil, the third is Pakistan. Wow. ये जो ट्विटर बंद करना, इंटरनेट करना, ये एक पूरी ऑर्गेनाइज कोशिश है इस रूलिंग एलीट की कि यहाँ के नौजवान को रोका जाए, उसको जाहिल रखा जाए, उसको पीछे रखा जाए, तो पैसे भी नहीं कमाने देंगे। हाँ बिल्कुल। अगर ये रियासत उस वक्त ये सोच सकती है कि यार सारी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि ये कैम्ब्रिज की डिग्री नहीं मानते, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो आज भी सोचते हो कि हंसने दो। क्योंकि इस रूलिंग एलीट में एक बड़ी कमाल की चीज डेवलप हो गई। ये एक सुसाइडल एलीट है, ये एक मीडियोकर लविंग एलीट है, और ये वो एलीट है जिसको कोई फिक्र नहीं कि ये दुनिया में कितनी जलील। इट हैज, वो जो चाइनीज कहते हैं, इट हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन। वाह। जिन कौम के लीडर्स में सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन खत्म है कि दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि ये अपने नौजवानों को पीछे रखना चाहते हैं, ये इंटरनेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आप समझ लीजिए कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि भाई उनकी नजर में वो बड़े अक्लमंद लोग हैं। देखिए वो सुसाइडल है, मीडियोकर लविंग है, लेकिन वो इंतहाई शातिर और इंतहाई जालिम है इस मुल्क के हुक्म। और उन्होंने ये अंदाजा कर लिया जो आपको नहीं समझ में आ रहा। आप समझते हैं ये मुल्क रिफॉर्म हो सकता है, उन्होंने ये अंदाजा कर लिया है ये टाइटैनिक डूब रही, और जब टाइटैनिक डूब रही हो तो जब तक पावर एक्सरसाइज कर सकते हो करो, जो लूट सकते हो लूटो, जो एसेट्स प्रिजर्व कर सकते हो प्रिजर्व करो, और जो इसके रास्ते में रुकावट करे, बेशक इस मुल्क को 19th सेंचुरी में ले जाना हो ले जाने। जो रूल बाय लॉ होता है ना, उसमें स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शंस होते हैं। स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शंस ये होते हैं कि आप ये कहते हैं कि भाई ये जो कानून है ये अयूब खान पे अप्लाई नहीं होगा, ये याजा खान पे अप्लाई नहीं होगा, वो दिल चाहे जो करे। जो रूल ऑफ लॉ होता है उसमें स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। That's how it should be. ठीक है ना। तो ये जो आपकी फौज का सारा मसला है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और लॉ के साथ, ये यही मसला है। वो कहते हैं कि हम एक स्टेट ऑफ एक्सेप्शन में रहेंगे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ अप्लाई करना है अपने ऊपर अप्लाई करो, हम अपना कानून बनाएंगे, यानी हमारा अपना एक रूल बाय लॉ है। ठीक है, और वो भी बहुत सारे लोगों पे अप्लाई नहीं हो। तो जो सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ डिक्टेटरशिप्स हैं, फॉर एग्जांपल इजिप्ट आप ले लीजिए, वहाँ पे ये नहीं है कि कानून नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है कि वो रूल बेस्ड सोसाइटी नहीं है, लेकिन वो रूल बाय लॉ है, वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि उनके जो हुक्मरान हैं दे आर नॉट गवर्न्ड बाय द रूल्स व्हिच दे देमसेल्फ एडमिनिस्टर। Yes. Constitution is of course after our sacred books, that sacred document जो बहुत खतरनाक लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिनके पास पावर है, यानी स्टेट के पास ऐसा पावर है कि वो सोसाइटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सही फरमा। प्राइवेट ग्रुप्स के पास ऐसा पावर है कि वो सिटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कोशिश है कि इनको कंट्रोल किया जाए, इनके वायलेंस को चेक किया जाए, हुदूद में रखा जाए थ्रू दिस डॉक्यूमेंट विच दे कंसिडर टू बी सेक्रेड। देखिए जो रिलीजियस टेक्स्ट आई थी ना, अगर आप सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये जो सेक्रेड टेक्स्ट थी ना, इनका एक सोशियोलॉजिकल फंक्शन ये था कि जो वॉरियर क्लास थी उसको भाई किस तरह कंट्रोल, उसके पास तो तलवार है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने ये
ये सोचा कि भाई अगर ये बताया जाएगा कि ये किताब एक सीक्रेट किताब है, ये खुदा की किताब, तो फिर उसी से कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि उनको काउंटर तो नहीं किया जा सकता तलवार ताकत के को साथ। कैसे काउंटर करें? ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, इनको इस तरह नहीं लेना चाहिए ये चोर है, ये बदनीयत है। ये इश्यूज नहीं होते, दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम। पार्लियामेंट कहेगी भाई हमारे पास तो 2/3 मेजोरिटी है, हम तो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्यों नहीं कल हमारा दिल चाह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश कर दें, हाई कोर्ट अबॉलिश कर दें, ठीक है ना। और ऐसा करते हैं कि पार्लियामेंट ये कहे भाई देखिए मोहसिन नकवी साहब ने इंटरनल सिक्योरिटी संभाल ली है और पीसीबी बना लिया, इनको सुप्रीम कोर्ट भी दे दे, ठीक है ना, चीफ जस्टिस भी लगा दे, चीफ जस्टिस भी लगा दे, बात खत्म करें, ठीक है ना। इसको समझने के लिए जरूरी है कि आप समझें कि अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अमेंडमेंट के थ्रू आप एक नया डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते, दैट इज वाई ये कज़न लगाई गई है कि आप कुछ अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट अबॉलिश नहीं कर सकते, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा सकते। तो ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ना सेकुलर है ना इस्लामिस्ट है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक नॉन सेकुलर नॉन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ग्रैंड कॉम्प्रोमाइज हुआ 1973 में बिटवीन जो लोग चाहते थे कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक हो और जो लोग चाहते थे कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर हो। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज ये किया। सोसाइटीज में यही होता है, ये बड़े मसले किसी डिबेट से हल नहीं होते। उन्होंने कहा हम ये दोनों चीजें डालते, तो उन्होंने ये दोनों चीजें डाली, आईन गैर इस्लामी, ठीक है, और दोनों चीजें डाल दी। और ये दोनों ने तय किया कि ये दोनों चीजें डालने से दोनों इनकम्पैटिबल नहीं हो जाते। अगर एक रियासत का होना, एक मॉडर्न स्टेट का होना, तो उसमें 3 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। और इससे आपको ये भी नजर आएगा कि शायद आपकी रियासत में भी ये तीनों चीजें नहीं है। जो पहली चीज है एक रियासत को रियासत कहने के लिए, वो है कि उसके पास मोनोपोली ओवर वायलेंस हो। ये नहीं हो सकता कि एक रियासत में झत्ते हों। जो दूसरा एलिमेंट होता है रियासत का, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीच। आपकी रियासत का तो इतना बुरा हाल है कि उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीच ही नहीं है, वो तो टैक्स नहीं लगा सकती। तीसरा एलिमेंट जो होता है वो होता है कि उस रियासत को लोग लेजिटिमेट समझे। सवाल कॉन्स्टेंटली उठते हैं आपकी रियासत के ऊपर कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है या नहीं है। फॉर्म 47 नहीं, सिर्फ इसके ऊपर नहीं, ये भी उठता है कि हम क्यों टैक्स दें। हाँ, जी, हमें मिलता है क्या? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो कानून जो ताकतवर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ इस तरह डिजाइन करता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, एक ताकतवर को भी ये करने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को इस्तेमाल करे अपनी दौलत बचाने के लिए, अपना पावर बचाने के लिए, उसको लेजिटिमेसी चाहिए। अगर लेजिटिमेसी नहीं होगी कानून की या जजेस की, अगर फर्ज करें वो सिर्फ रूलिंग क्लास के लिए काम कर रहे होंगे, तो उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर वो लोगों को ये आसरा दे देंगे कि हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए भी काम कर रहे हैं, तो वो उनकी लेजिटिमेसी मान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नए साल की मुबारक। आज हमारे मेहमान फैसल सिद्दीकी और अली जाफरी हैं। नए साल का पहला पॉडकास्ट है हमारा और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हम फैसल सिद्दीकी साहब के साथ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पिछले साल से हम गुजारिश कर रहे थे, आपने वो इस साल हमारी गुजारिश कबूल फरमाई। कुफर टूटा खुदा करके। सर, आप जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, और अगर हम साल हाय गुज़िश्ता पे नज़र करें तो 2-3 साल ऐसे गुजरे हैं कि बड़ा टर्मोइल रहा पाकिस्तान में। लेकिन लास्ट ईयर ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ल बदल गई और वो आइनी बेंच बन गए और नए नए सिस्टम, नए नए मसाइल, 26वीं आइनी तरमीम, तो ये बड़ा ही क्योटिक साल रहा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, वकीलों के लिए भी, पूरे मुल्क के लिए भी। तो बस अगर आप एक तायनाना सी नज़र डालें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है हमारे साथ। जी, थैंक यू। देखिए, ये जो पिछले 2 साल में हुआ है, ये आप 2 साल को एग्जामिन करके नहीं समझ सकते, ठीक है ना। इसका एक लॉन्गर पीरियड आपको देखना पड़ेगा, और उसका लॉन्गर पीरियड जो है वो शुरू होता है 2008 में। सो जो आप 2 साल में देख रहे हैं उसको आपको समझना होगा कि 2008 और 2007 से 9 बेसिकली जो एक लॉयर्स जुडिशल मूवमेंट थी, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि उसका पहला नतीजा ये हुआ कि एक बहुत असर्टिव जुडिशरी जो है उसका आपको एक कल्मिनेशन नज़र आता है। उसका भी एक लॉन्गर पीरियड है, द राइज ऑफ द जुडिशरी का,
You have to really go back to 1973. But ये जो पीरियड है ये एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है into the most assertive judiciary in Pakistan's history. अब वो जो शुरू होता है पीरियड 2008 और फिर 2009 में मूवमेंट की नतीजे में जुडिशरी जो है वो रिस्टोर होती है, इफ्तिखार चौधरी साहब का कोर्ट रिस्टोर होता है। उसके कॉन्सिक्वेंस है जो आप 2022 से 2024 में देखते हैं। वो किस तरह, देखिए उस जुडिशरी का दो इंस्टीट्यूशंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। पहला जो इंस्टीट्यूशन है वो है आपकी मिलिट्री एलीट, जिसे आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, और उसका दूसरा कॉन्फ्लिक्ट होता है आपकी पॉलिटिकल एलीट के साथ। और ये जुडिशरी दोनों के साथ कलूड भी करती है, यानी ये कोलैबोरेटिव जुडिशरी भी है, लेकिन ये कन्फ्लिक्टिंग जुडिशरी भी है। तो ये इस जुडिशरी को अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा, जिसे मैं कहता हूँ द पैराडॉक्स ऑफ कोलूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो जो 2022 और 24 में आपको डिवीजन नज़र आता है जुडिशरी के अंदर, यानी जुडिशरी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, वो समझ लीजिए कि वो 2008 के बाद एक पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन था इन दोनों एलीट्स हैं, पॉलिटिकल और मिलिट्री, कि उन्होंने जुडिशरी को कमज़ोर किया। ठीक है, अपनी वजूहात की वजह से, इन दोनों की अपनी वजूहात है जिस पे हम बात कर सकते हैं। और उन्होंने कमज़ोर इस तरह किया कि उन्होंने जुडिशरी को इंटरनली डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने जजेस में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा किया। वो कैसे? हाँ, वो कैसे? जी, मैं उस पर भी आता हूँ। और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये हुआ कि जब एक फॉर्मल अटैक हुआ जुडिशरी के ऊपर थ्रू द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसको जुडिशरी इसलिए काउंटर नहीं कर पाई क्योंकि जजेस डिवाइडेड थे। ठीक है ना। तो अब ये डिवीजन क्यों पैदा हुआ? ठीक है ना। मेरी नज़र में ये डिवीजन जो है एट सम स्टेज इनएविटेबल था। ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान में एक मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है, वो जब तक हल नहीं होगा तो एट सम स्टेज एक असर्टिव जुडिशरी जो है उसमें और मिलिट्री एलीट या उसमें और पॉलिटिकल एलीट में कॉन्फ्लिक्ट है। वो क्या कॉन्फ्लिक्ट? वो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन डिजोरे एंड डिफैक्टो। क्या मतलब? इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखी हुई है कि किसके पास पावर है, और हमें मालूम है कि इन रियलिटी किसके पास पावर है। तो डिजोरे एंड डिफैक्टो, जब तक ये कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा तो ये तीन इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ेंगे। यानी कि अब लिख देंगे जिसके पास असल में पावर है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी बता देंगे भाई आप ही की पावर है, तो ये मसला हल हो जाएगा। वन वे इज लुकिंग एट इट। मतलब फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। ठीक है ना। लेकिन करंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर भी आप बरकरार रखना चाहते हैं और पावर इम्बैलेंस भी नहीं आप बदलना चाहते। ठीक है। अब वो जो पावर इम्बैलेंस है वो दोनों हवालों से, मतलब कभी जुडिशरी ओवररीच करती है, कभी पॉलिटिकल एलीट ओवररीच करती है, कभी मिलिट्री ओवररीच करती है। हमें ज़्यादा नज़र आती है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट ओवररीच करती है। वो तो कोई पावर गिव अप ही नहीं करना चाहते। लेकिन ये जुडिशरी की हद तक भी है कि वो भी ये उनका डिजोरे एक पावर है और डिफैक्टो अलग पावर एक्सरसाइज करते हैं। अक्सर वो टेक ओवर कर लेते हैं एग्जेक्टिव के फंक्शंस, अक्सर टेक ओवर कर लेते हैं लेजिस्लेशन के फंक्शंस। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसकी वजह से इन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट है। मेरा एक सवाल है आपसे, इफ आई मे, आपके ख्याल में जुडिशरी कितने हद तक या कितने % एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है? मेरे ख्याल में जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंडिपेंडेंटली कलूड भी करती है और झगड़ा भी करती है, रेजिस्ट भी करते हैं, और वो रेजिस्ट भी करते हैं और वो कलूड भी करते हैं। ठीक है ना। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एन असर्टिव जुडिशरी सिंस 2008। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कलूड करना बंद कर दिया, बट उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट लेना शुरू कर दिया। अच्छा। उससे पहले भी था,
लेकिन उससे पहले स्पोरैडिक था। अब ये कंसिस्टेंट पैटर्न आपका बना है कि जिसे मैं कहता हूं कंटिन्यूइंग कोल्यूजन एंड इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट, और उसी की वजह से, ये सेम पेज ना होने की वजह से आपको इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में झगड़ा नजर आ रहा है। अब ऑफ कोर्स इन तीनों की एक अपनी एक समझ लीजिए एक पर्सपेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के ऊपर, जो आपका राइज है सिस्टम, ठीक है ना। मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड दैट इज व्हाट द मॉडर्न स्टेट इज। अब इन तीनों में झगड़ा इसलिए है क्योंकि इन तीनों का अपना कंसेप्शन है इसके बारे में। जो आपकी मिलिट्री एलीट है वो ये समझती है कि यार ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, बेशक हमें कोई मसला नहीं है, आप अपनी किताब भी रख लें, आप अपनी पार्लियामेंट भी रख लें, ठीक है ना, ऊपर वाली पॉकेट में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब रख के याद है। मतलब आप हर चीज रख लें, और वो तो जेब भी नहीं है आपके पास, आप हर चीज रख लें, लेकिन हर चीज के बारे में फैसला करने से पहले हमसे पूछ लें, ठीक है ना। इसे मैं कहता हूं कि दे वांट टू हैव अ वीटो पावर ऑन मेजर इश्यूज, वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और वेदर दे आर इश्यूज ऑफ गवर्नेंस। आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है उसका एक और कंसेप्शन है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। उसका कंसेप्शन ये है कि यार ये कानून वानून जरा छोड़ो, साड़ी वारी आंट दो नहीं, रूल्स वूल्स जरा छोड़ो, हर चीज हम बातचीत से हल कर सकते हैं, हर चीज हम गिव एंड टेक से हल कर सकते हैं, सियासत इसी को कहते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे एक और सवाल इसके आप एक अपनी चीज रह गई, लेकिन जी जी, जुडिशरी है उसका अपना अपना कंसेप्शन है। वो ये कहते हैं नहीं, देखिए हर चीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, किताब को देखेंगे, हर चीज में हम रूल ऑफ लॉ अप्लाई करेंगे, और वो क्या चीज है वो हम ही बता सकते हैं। तो मतलब द पॉइंट इज कि व्हेन यू एक जब इंस्टीट्यूशन टेक ओवर कर लेता है, तो ये एक पुराना प्रॉब्लम है जिसे एक हर्मेन्यूटिकल प्रॉब्लम कहते हैं, कि जब एक इंस्टीट्यूशन कोई इंटरप्रिटेशन को मोनोपोलाइज कर लेता है तो फिर टेक्स्ट जो भी हो वो डिटरमिन करता है कि टेक्स्ट का क्या मतलब। चर्च बन गया वो जी। ऑटोमन्स में कहा जाता था कि बादशाह कौन है, अभी कोई खलीफा कौन है इस दौर का। तो जो इस्तांबुल का पुराना बाशिंदा था उसने मुझे नहीं पता कि इस दफ़ा का खलीफा कौन है, लेकिन अगला खलीफा कौन होगा ये मैं बता सकता हूँ। तो जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो ये क्योंकि तीन डिफरेंट कंसेप्शंस है उसकी वजह से झगड़ा है। एक सवाल ये तालमेल ये है कि अगर जुडिशरी इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी आइन की तो फिर कौन करेगा? ये तो उनका एक्सक्लूसिव राइट होना भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि उनको एक्सक्लूसिव राइट इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि किसी को तो फैसला अल्टीमेटली करना है। तो आप डिसाइड कर लें कि आप लेजिस्लेचर को भी ये पावर दे सकते हैं, आप एग्जेक्टिव को भी ये पावर दे सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की राइज है सिंस दी, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन राइज ब्रिटिश में तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है, और वहाँ से एक किस्म का एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन डेवलप हुआ है, और फिर वो टेक्स्ट में तब्दील हुआ कि जो मोनोपोली होगी इंटरप्रिटेशन की वो जुडिशरी के पास होगी। लेकिन यू हैव टू स्टिल डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एंड कि आप टेक्स्ट को कंप्लीटली इग्नोर करें, ठीक है। अगर आप ये समझें कि द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन मीन्स कि आप कुछ भी कह सकते हैं, रीराइटिंग ऑफ द लॉ ना हो, वो रीराइटिंग मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो आप कह रहे हैं उसका टेक्स्ट से ताल्लुक होना चाहिए, कव्वे को कबूतर ना कहिए। जी, क्योंकि देखिए ये तो बहुत ओल्ड प्रॉब्लम है कि रीराइटिंग क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, रीडिंग इन क्या होता है। ये रिलीजियस टेक्स्ट का भी प्रॉब्लम रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट का, ये तो एक हर्मेन्यूटिकल प्रॉब्लम है। और ये जिस तरह हांस गार्डेमन ने कहा है कि इस मसले को आप नहीं हल कर सकते, इस प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, बिकॉज आप टेक्स्ट को कभी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ वही के थ्रू ही हो सकता है कि आपके दिल पे उतर जाए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्स्ट तो आपके एक्सेस ही आपकी इंटरप्रिटेशन है, और इंटरप्रिटेशन इज नॉन ह्यूमन, ठीक है। द वर्ड्स में बी सेक्रेड बट द इंटरप्रिटेशन इज नॉट।
तो अहमद जावेद साहब का मौजू है, वो उस पर बहुत बात करते हैं और पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में हम आपसे सुनेंगे भी कि आपका अहमद जावेद साहब से तो ताल्लुक है। एक चीज़ जो मैंने आपके आर्टिकल में भी देखी है, माशाल्लाह आपने पेपर्स भी बहुत लिखते हैं, वो भी आपकी कुछ नज़र से गुजरे, ये जो आपका रूल ऑफ लॉ के बारे में एक बड़ा मुकदमा है। और चूँकि हमारी तो एक आम सी अंडरस्टैंडिंग यही है, और चूँकि ना कुछ लफ्ज़ हम याद कर लेते हैं फिर तोते की तरह दोहराते रहते हैं, और उसके मायने हमें पता हो ना हो कि भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हर चीज़ अदालत में जाके सेटल होना चाहिए। लेकिन आपका जो इसमें मुकदमा है वो बड़ा मुख्तलिफ है। तो चूँकि एक एजुकेशनल पॉडकास्ट है, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं और ख़ासतौर पर जो हमारे अपने स्कूल के जो तलबा तालिबात हैं, कानून की बालादस्ती क्या है, कि कानून की बालादस्ती क्या है और इसके सही माने क्या हैं। देखिए, बात ये है कि जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सोसाइटीज़ को स्टडी किया तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि आप कोई सोसाइटी नहीं बना सकते जब तक रूल्स ना हो। मतलब एक सोसाइटी बनाने के लिए आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव रूल्स बनाने होते हैं। मतलब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अच्छा, जब आप एक मॉडर्न सोसाइटी बनाते हैं, यानी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब सोसाइटीज़ बनी है, तो इस किस्म की लार्ज स्केल सोसाइटीज़ कभी हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसलिए आपके यहाँ बर्थ होती है लार्ज स्केल ब्यूरोक्रेसीज़ की, और लार्ज स्केल ब्यूरोक्रेसीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं डिटेल्ड रूल्स। ठीक है, तो वहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है। ये बेसिकली रूल ऑफ लॉ नहीं है, इट इज़ ए सोसाइटी ऑफ रूल्स। ठीक है ना। और वो बहुत उम्दा सोसाइटी ऑफ रूल्स जो है वो फिर एक कानून की शक्ल में इनैक्ट होती है। ठीक है ना। अब बुनियादी तौर पे दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारी जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें भी प्री 1973 एंड पोस्ट 1973 एक डिवीजन है। दोनों वक्त you had societies और you had states, the पाकिस्तानी स्टेट जो गवर्न था रूल्स से, ठीक है, और लॉज से। लेकिन प्री 1973 what I call the Pakistani state which was governed by the rule by law, और 73 ऑनवर्ड्स है रूल ऑफ लॉ। जो रूल बाय लॉ होता है ना, उसमें स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शंस होते हैं। स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शंस ये होते हैं कि आप ये कहते हैं कि भाई ये जो कानून है ये अयूब खान पे अप्लाई नहीं होगा, ये याया खान पे अप्लाई नहीं होगा, वो दिल चाहे जो करे। फनकार के विसाल से फन की कदर हुई। ठीक है। जो रूल ऑफ लॉ होता है उसमें स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। दैट्स हाउ इट शुड बी। ठीक है ना। तो ये एक बड़ा मशहूर जूरिस्प्रूडेंशियल थिंकर था, कार्ल श्मिट, जर्मन थिंकर था बिटवीन द इंटर वॉर पीरियड्स इन जर्मनी में। उसने ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप किया था स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शन का। तो ये जो आपकी फौज का सारा मसला है ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और लॉ के साथ, ये यही मसला है। वो कहते हैं कि हम एक स्टेट ऑफ एक्सेप्शन में रहेंगे, यानी तुम जो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ अप्लाई करना है अपने ऊपर अप्लाई करो, हम अपना कानून बनाएंगे, यानी हमारा अपना एक एक्सेप्शनल रूल बाय लॉ है। ठीक है, और वो भी बहुत सारे लोगों पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, लेक्स रोमाना। हाँ, तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इस जो सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ डिक्टेटरशिप्स हैं, फॉर एग्जांपल इजिप्ट आप ले लीजिए, ठीक है ना, वहाँ पे ये नहीं है कि कानून नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है कि वो रूल बेस्ड सोसाइटी नहीं है, या लेकिन वो रूल बाय लॉ है, वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि उनके जो हुक्मरान हैं दे आर नॉट गवर्नड बाय द रूल्स विच दे देमसेल्फ एडमिनिस्टर। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ की। वो रूल ऑफ लॉ पे डेवलप होता है इनटू द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दोनों में फर्क ये है कि देखिए, जिस तरह इंग्लिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो था लेकिन कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आज तक नहीं। ठीक है, इंग्लिस्तान में कोई फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स। इंग्लिस्तान में एक ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1998 का, जिसमें उनकी स्टैट्यूटरी फंडामेंटल राइट्स हैं।
फर्क क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो एक तरह का सबका बाप होता है, ठीक है ना। वो डिफाइन करता है कि ये पूरा स्टेट किस तरह चलेगा इन टर्म्स ऑफ, देखिए बेसिकली लॉ में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू, वो लोगों की राइट्स बताता है, वो वेरियस इंस्टीट्यूशंस की राइट्स बताता है, और वो ड्यूटीज बताता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो होता है, ये रूल ऑफ लॉ के भी ऊपर होता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, उसको कोई पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं बदल सकती। ये बनाया इसलिए जाता है ताकि ये ना हो कि आज पार्लियामेंट कहे कि चांद निकलेगा, कल पार्लियामेंट कहे चांद नहीं निकलेगा, 3 दफा निकलेगा। एक कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हो जो स्टेट को भी गवर्न करे, जो सिटीजन और स्टेट के रिलेशनशिप को टोटली मेक सेंस, कैसे ही होना चाहिए जी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की एक बुनियादी जो है ज़रूरत होती है कि ये काउंटर मेजॉरिटेरियन डॉक्यूमेंट होता है, कि भाई कल ये ना हो कि खास किस्म की पार्टी पावर में आ जाए, ठीक है, और वो ये कहे कि सारी सिटीजन्स की, जिनको हम पसंद नहीं करते सिटीजन्स को, उन सब की फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दे। फाशिज्म। वो इंडिया में एक रिपोर्टर चले गए थे बीजेपी के जलसे में जी, तो वहाँ पे लोगों से जाकर वो इंटरव्यू करने लगे, तो एक अंकल कहने लगे, हमें तो लगता है मुसलमानों से निपटने का यही हल है कि इनके राइट्स छीन लो। तो वो उसने सार्कास्टिक अंदाज से कहा, हाँ ये बड़ा अच्छा मशवरा दिया आपने कि इनके राइट्स ही छीन लो ताकि मसला खत्म हो। ये बड़ी अच्छी बात है कि विम्स ऑफ मेजॉरिटी पे स्टेट नहीं चलेगी। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है या पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, नहीं, यानी कि आप ब्रूट मेजॉरिटी में बिलीव नहीं करते? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में कभी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स भी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेंज कर सकती। वो असेंबली होती है जो ख़ास तौर पे बुलाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी स्ट्रक्चर को बदलने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक karma. You get served. You know, Constitution is, of course, after our sacred books, that sacred document, जो बहुत खतरनाक लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिनके पास पावर है, यानी स्टेट के पास ऐसा पावर है कि वो सोसाइटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सही फरमा रहे, ठीक है ना। तो प्राइवेट ग्रुप्स के पास ऐसा पावर है कि वो सिटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कोशिश है कि इनको कंट्रोल किया जाए, इनको, इनके वायलेंस को चेक किया जाए, हुदूद में रखा जाए थ्रू दिस डॉक्यूमेंट विच दे कंसिडर टू बी सेक्रेड। देखिए, जो रिलीजियस टेक्स्ट आई थी ना, अगर आप सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये जो सेक्रेड टेक्स्ट थी ना, इनका एक सोशियोलॉजिकल फंक्शन ये था कि जो वॉरियर क्लास थी उसको भाई किस तरह कंट्रोल, उसके पास तो तलवार है, क्षत्रिय, ठीक है ना, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर ये बताया जाएगा कि ये किताब एक सीक्रेट किताब है, ये खुदा की किताब है, तो फिर उसी से कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि उनको काउंटर तो नहीं किया जा सकता तलवार ताकत को कैसे काउंटर करेंगे। लेकिन आपने बड़ा अच्छा समझाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रियासत से बचाव का भी जरिया है शहरी के लिए। It has come to govern the ungovernable. Yes, the way you have said it is very interesting. And to safeguard society against anarchy. अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि भाई कानून ताकतवर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है ताकि गरीब के शर से वो महफूज रहे, वो अपनी ज़िंदगी में सुकून से रहे। लेकिन आपने उसको द अदर वे राउंड भी समझाया कि नहीं, खाली ऐसा नहीं है, बल्कि वो ताकतवर से गरीब को और कमज़ोर को बचाने के लिए भी कानून हमारे पास होता है। वो भी बात दुरुस्त है। तो कानून जो ताकतवर होता है वो भी अब कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ इस तरह डिज़ाइन करता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जैसे हमें लोगों ने समझाया, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ पे काम किया है,
कि देखिए एक ताकतवर को भी ये करने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को इस्तेमाल करे अपनी दौलत बचाने के लिए, अपना पावर बचाने के लिए, उसको लेजिटिमेसी चाहिए। और अगर लेजिटिमेसी नहीं होगी कानून की या जजेस की, अगर फर्ज करें वो सिर्फ रूलिंग क्लास के लिए काम कर रहे होंगे, तो उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर वो लोगों को ये आसरा दे देंगे कि हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए भी काम कर रहे हैं, तो वो उनकी लेजिटिमेसी मान लेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात आपने कही, इसका एक्चुअली ड्यूल पर्पस हो जाता है, ये दोनों को टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रोटेक्ट। ये जो मैंने आमियाना बात शुरू की ना, उसको मैं खत्म करना चाहूंगा। अली भाई को ऑफेंड करने के लिए मैं बात कह रहा हूँ। इसमें उसने कहा मैंने समझा था जिंदगी तुमको, था का मतलब तुम्हें पता होगा। यूसुफी साहब ने लिखा कि झुग्गी में गए ना जब कंबल बांटने के लिए, तो कहने लगे कि उस झुग्गी में सबने अपने अपने ना टेंट जो बनाए हुए थे मेकशिफ्ट, बारिश हो रही थी, कीचड़ थी, और उन लोगों ने अपनी एक नाली बनाई हुई थी, जिससे आईनी बात से हमें याद आया, जिसका वाहिद मकसद ये था कि अपनी अपनी गंदगी को अपने अपने ही पास रखना। अब आप बात की। नहीं, मैं आप तक लेके आऊंगा गंदगी। वो गंदगी, बेबंदगी, शर्मिंदगी। सवाल जो मैं अली भाई से अक्सर करता हूँ ना इनको तंग करने के लिए, क्योंकि मुझे हैरत होती है कि मतलब एक कानून जानने वाला आदमी जब ये सवाल को जो है गलत समझता है कि जब 90 दिन में इलेक्शन की बात हुई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कहा था कि करा लें, तो फिर तो पूरा आपने स्टेट और समाज सब कुछ उलट दिया सियासत को, और कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानी। मैं इस सवाल को क्लब करके फैसल साहब से एक सवाल करूंगा। आप बताइए फैसल, के बतौर सिटीजन और बतौर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, बतौर जूरिस्ट, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में आइन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जिस पर अभी बहुत सारी है ना अदब जिसका चर्चा है, ये कुछ वो क्या था, और लोग इसी धींगा मुश्ती में लगे हुए हैं कि अब हिंदुस्तान में इसको केशवानंदा भारती और दीगर केसेस से असर्टन किया जा चुका है। पाकिस्तान में ये जो है ना वो अल जिहाद केस की तरह दोबारा जो है ना लोग जिहाद करने की कोशिश करते हैं कि हमें बताएं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और वो इस हद तक आइन को मिटाने की कोशिश करते हैं कि उसका जो असल चेहरा है वो मस्क हो जाए और वो बल्कि एक कैरिकेचर बनकर रह जाए। तो ये फरमाइएगा कि आपकी नज़र में आइन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इनके सवाल की भी तशफ़ी हो सकती है उसकी जवाब की। देखिए, वो मुनीर न्याजी ने कहा है कि अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत हैं, क्या जवाब क्या देते। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं देर कर देता हूँ, तो किसी ने आवाज़ लगा के कहा कि दूसरी शादी में तो देर नहीं की आपने। तो बात ये, पहले ये बहुत बुनियादी सवाल है, लेकिन ज़रा सा क्योंकि आपकी मुझे बड़ी खुशी है कि ये बच्चे भी देखेंगे, तो ज़रा सा उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं सवाल को। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आप बुनियादी तौर पे कह सकते हैं कि दो किस्म के हिस्से होते हैं, ठीक है ना। एक तो वो होता है कि अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत, इट्स अ वेरी लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, लोग ये जानते नहीं हैं। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ लेस देन 50 आर्टिकल्स। आपका कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट 300 आर्टिकल्स, अगर आप शेड्यूल्स मिला लें सर, ठीक है ना। अब तो अमेंडमेंट भी बढ़ती जा रही है, 26 तक पहुंच गए जी। तो बात ये है कि मतलब शायद कम अक्लों का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हर चीज़ लिखनी पड़ी। तो एक तो वो है कि आप कहते हैं यार इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, एक वो होता है। लेकिन अली भाई जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसे कहा जाता है कि दी स्ट्रक्चर, सेलिएंट फीचर्स, या मैं कहूँगा द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, जो जिसकी बुनियाद, जिसको आप इन्फर करते हैं, ठीक है, जो हर आर्टिकल में उसकी झलक नज़र आती है कि यार क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे ये इमारत, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, खड़ी हुई है। वो कहीं लिखी भी नहीं होगी, ठीक है ना, लेकिन अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं होलिस्टिक रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको नजर आएगा यार ये बुनियादी चीजें हैं इसकी, ठीक है ना, जो सारे आर्टिकल्स में आपको उसकी झलक नजर आती। यानी इसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महबूब हैं, ठीक है ना, कोई तो महबूब हो, उनका शुक्रिया, मेहरबानी और करम, बल्कि क्रिया करम अभी करेंगे। तो देखिए, मेरी नज़र में अब इस पे ये एक सेटल्ड इशू है, ठीक है ना। देखिए, एक सेटल्ड इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बुनियादी फीचर्स हैं जिनको बिल्कुल तब्दील नहीं किया जा सकता। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसको तब्दील नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है कहनी।
यानी पहले आपने ये कह दिया कि एक जो सिंपल मेजॉरिटी जिसे कहते हैं आम मेजॉरिटी जो होगी उससे आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोई चीज़ तब्दील नहीं कर सकते। तो किसी के पास ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की जो बात करते हैं, सुप्रीमेसी की, यानी वो कोई सिंपल मेजॉरिटी से ऐसा कानून नहीं पास कर सकते जिससे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो। अब आपने और भी उनके ऊपर कदजन लगा दिया। आपने कहा भाई आप तो कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की भी नहीं बदल सकते। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ भी नहीं कुछ बदल नहीं सकते, कुछ बुनियादी डिटरमिनिस्टिक है ना, तकदीरी है। हाँ, तो अहमद जावेद साहब को आप जो है ना बुला ऐसे याराने देरो काबा कब से बुला रहे हैं, आखिर में आएंगे आखिर में। तो वो क्या बुनियादी फीचर्स हैं जिनको आप नहीं बदल सकते, ये अब काफ़ी सेटल्ड है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। जो इस पे लास्ट जजमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट है, 2015 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट अमेंडमेंट पावर्स नहीं है। ठीक है ना, मैं समझाऊंगा कि क्यों लॉजिकली क्यों नहीं है, लेकिन पहले हम वो फीचर्स देख लेते हैं। वो फीचर्स क्या हैं? बुनियादी तौर पे वो 4 आइडेंटिफाई के, मेरे ख्याल में 3 हैं। एक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, दूसरा है द इस्लामिक कंप्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, और भी चीज़ें आइडेंटिफाई की है, लेकिन ये 3 बुनियादी चीज़ें। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अभी भी है, वो क्या होता है? मेरे ख्याल में मौजूद है। असल में हमारा प्रॉब्लम नजम पता है क्या है कि हम चीज़ों को ना हिस्टोरिकली देखते हैं ना कंपैरेटिवली देखते हैं। अगर आप सिर्फ आज के लिहाज से चीज़ देखेंगे, ठीक है, सिर्फ टैक्टिकल लेवल पे चीज़ देखेंगे, तो आपको ये नज़र आएगा जैसे पता नहीं क्या हो गया, सब तबाह हो गया, या आपको नज़र आएगा सब अच्छा हो गया। लेकिन अगर आप उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, उसको कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है ना? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं, क्योंकि मैं अब देखता हूँ ना कि हमारे बच्चों में नाउमीदी एक वायरस की तरह फैली हुई है। अगर आपसे हम यही समझ सकें ना कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और किस तरह से सब अप्रोच करना है इस मसले को, तो शायद कुछ उसमें समझ-बूझ पैदा हो, उम्मीद पैदा हो ना हो, वो तो हम गारंटी नहीं ले सकते। देखिए, मेरे ख्याल में नाउमीदी के बुनियादी तौर पे 2 हल हैं। ठीक है, पर्सनल लेवल पे ये हल है कि भाई आप जाके इस सोसाइटी में लोगों से मिले। जब आप सोसाइटी में लोगों से मिलेंगे और आपको नज़र आएगा कि वो किस हद तक मेहनत कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगियां बनाएं और खुश रहें, आपकी सारी नाउमीदी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना? और थ्योरेटिकली अगर आप चीज़ों को सिर्फ प्रेजेंट में नहीं देखेंगे, बल्कि उनको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको आजकल पाकिस्तान में जो एक फौजी मोनोपोली नज़र आती है पॉलिटिक्स की, यह अगले 10-15 साल में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये हिस्टोरिकली एक डायनासोर है, ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इसको हिस्टोरिकली और कंपैरेटिवली देख, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं हुआ ना पहली दफ़ा, ये सारी दुनिया में हो चुका है। ये थोड़ी है कि ये पाकिस्तान कोई ऐसा यूनिक मुल्क है जिसमें पहली दफ़ा एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो मोनोपोलाइज करना चाहती है पॉलिटिक्स को। बहुत मुल्कों में ये इंडोनेशिया में हुआ है, बहुत मुल्कों में ट्राई टर्की में, बट मैं वो चीज़ ख़त्म कर दूं, ठीक है ना? तो ये चीज़ तो अली भाई सेटल्ड है, इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब डिबेट ये होती है कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, इस्लामिक कंप्लेक्शन क्या है, इस पे डिबेट होती है। फंडामेंटल राइट्स क्या, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। ठीक है ना? हम क्योंकि एक बहुत ही रिलीजियसली इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म बहुत हर रिलीजियस चीज़ पे बहस करते, तो हमें ये प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन समझ में आता है कि भाई हर कोई एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से, ये बड़ा सीरियस मसला है। ये जो लोग कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गया, लोग कहते हैं इसका तो ये मतलब है, भाई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो 18th सेंचुरी में आया था। जो सुप्रीम कोर्ट है, यूएस सुप्रीम कोर्ट,
उसका पहला इजलास हुआ था इन दी 1890s। वो 200 साल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके 50 से ज्यादा आर्टिकल नहीं, उनका क्या मतलब है। हर 25 साल बाद वो कहते नहीं इस आर्टिकल का ये मतलब, वो कहते नहीं इस आर्टिकल का ये मतलब। मैंने फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट का तर्जुमा किया उर्दू जी में। जी जी। तो द पॉइंट इज कि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, इनको इस तरह नहीं लेना चाहिए ये चोर है, ये बदनीयत है, ये इश्यूज नहीं होते, दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब बस मैं आखिरी बात कहूंगा इस पे, ये क्यों नहीं पार्लियामेंट कहेगी भाई हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी है, हम तो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्यों नहीं कल हमारा दिल चाह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश कर दें, हाई कोर्ट अबॉलिश कर दें, ठीक है ना, और ऐसा करते हैं कि ये हमारे बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के इनको बना देते हैं, हम ये सारे फैसले करेंगे, ठीक है ना। दो चीफ जस्टिस तो अब हो गए सर। तो मतलब बात ये है ना, ये भी तो हो सकता है कि कल पार्लियामेंट ये कहे भाई देखिए मोहसिन नकवी साहब ने इंटरनल सिक्योरिटी संभाल ली है और पीसीबी बना लिया, इनको सुप्रीम कोर्ट भी दे दे, ठीक है ना, चीफ जस्टिस भी लगा दे, चीफ जस्टिस भी लगा दे, बात खत्म करें, ठीक है ना। ये क्यों नहीं है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए जरूरी है कि आप समझें कि अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, जब आप अमेंडमेंट के कॉन्सेप्ट को पे गौर करेंगे तो आपको क्या समझ में आता है। आपका अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट है, उसमें आप तब्दीली ला रहे हैं। अमेंडमेंट के कॉन्सेप्ट में कभी ये नहीं हो सकता कि आप उस डॉक्यूमेंट को बदल दें। दिस गोज अगेंस्ट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन अमेंडमेंट। एक जो अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये प्रिज्यूम करता है कि वो डॉक्यूमेंट तो सर्वाइव करेगा ना। अमेंडमेंट के थ्रू आप एक नया डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते। दैट इज वाई ये कदजन लगाई गई है कि आप कुछ अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट अबॉलिश नहीं कर सकते, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा सकते। तो ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं है आपके ख्याल में? ये ब्यूटिफिकेशन है या प्लास्टिक सर्जरी है आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में ये दोनों में से कुछ नहीं है। तो और आप इस्लामिक कम्प्लेक्शन नहीं बदल सकते कॉन्स्टिट्यूशन का, ये नहीं कर सकते। आपको ये तमाम चीज़ें करनी है, आपको एक फिर नया इलेक्शन करवा के अवाम से ये वोट लेना पड़ेगा कि हम एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाएंगे और हम एक नया निज़ाम लाना चाहते हैं। वो हो सकता है कि इस्लामी निज़ाम हो, वो हो सकता है कि एक सेकुलर निज़ाम हो। अगर आप ये कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हैं, मेरी नज़र में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ना सेकुलर समझ पाते हैं और ना इस्लामिस्ट समझ पाते हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ना सेकुलर है ना इस्लामिस्ट है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक नॉन सेकुलर नॉन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ग्रैंड कॉम्प्रोमाइज हुआ 1973 में बिटवीन जो लोग चाहते थे कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक हो और जो लोग चाहते थे कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर हो। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ ये किया। और इंसानी सोसाइटीज़ में यही होता है, ये बड़े मसले किसी डिबेट से हल नहीं होते, ये बड़े मसले कॉम्प्रोमाइज़। उन्होंने कहा हम ये दोनों चीज़ें डाल देते, ठीक है ना। तो उन्होंने ये दोनों चीज़ें डाल, आईन गैर इस्लामी, ठीक है, और दोनों चीज़ें डाल दी। और ये दोनों ने तय किया कि ये दोनों चीज़ें डालने से दोनों इनकम्पैटिबल नहीं हो जाते। ओके। तो देखिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आपकी सारी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किसी भी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद। आपका जो पूरा मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर है, ये एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडर्न स्टेट। आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक सेकुलर, बट जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं दे आर ऑल्सो अ चेक। नहीं तो उन्होंने किसको अपीज करने की कोशिश की है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने? अपीज करने की कोशिश नहीं की, दे वांटेड एक कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन। और उनको ये नजर आया 73 में, क्योंकि आपका मुल्क टूट चुका था और आप कोई डेमोक्रेटिक यानी जो असेंबली इलेक्ट हुई हो उसके तहत कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाते थे। देखिए, जो 1948 के बाद भी जो कोशिश हुई, जिसके बाद 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कोई डेमोक्रेटिक असेंबली नहीं थी। वो असेंबली जो है वो 48 से 56 तक उसमें कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो जो पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड असेंबली आई वो भी आधी रह गई थी 71 के बाद, वो थी 1970 के इलेक्शन के बाद। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये बहुत विजडम थी। आपके जो लोग थे जो बिलीव करते थे सोशलिज्म में, जो बिलीव करते थे सेकुलर पॉलिटिक्स में, और आपकी जो रिलीजियस एलीट थी, इन दोनों ने बहुत बारी का मुजाहरा किया और इन्होंने कहा देखिए ना हम जीत सकते ना वो जीत सकते, और अगर हम लड़े आपस में तो इस मुल्क को कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा और ये मुल्क दोबारा टूट जाएगा। तो दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अच्छा, मैं जब सुनता हूँ कि अभी भी इसकी शनीद थी कि मुल्क टूट जाएगा, मुल्क टूट जाएगा, इतनी शद्दोमत से जब लोग कह सकते हैं कि मुल्क टूट जाएगा, वाकई ना आपको लगता है कि मुल्क टूट सकता है? देखिए 73 में तो लोग कह सकते थे ना, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये हुआ था। 2 साल पहले। देखिए 71 को तो ये भी कहना कि आपका मुल्क टूट गया, ये भी गलत बयानी है, क्योंकि कभी मेजॉरिटी जब अलग होती है तो मुल्क नहीं टूटता, आप अलग हुए हैं, माइनॉरिटी अलग हुई है, माइनॉरिटी अलग हुई है। पाकिस्तान इन द स्ट्रिक्ट सेंस डिड नॉट सर्वाइव, अगर आप देखें, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी अलग हुई है, आपकी माइनॉरिटी रह गई है। उसने कहा चले हम नाम ले लेते। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको माजरत रोकूंगा कि मैं पिछले वाली बात के ना शहर में मुब्तला हूँ और आप आगे से मजीद जो है ना फायरिंग किए जा रहे हैं। तो ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, नॉन इस्लामिक और नॉन सेकुलर, अच्छा मैं आपको अपना एक एहसास बताता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि बहुत देरीना मसला तो मेरे जहन में बहुत हल हो गया अचानक से। कभी कभी होता है ना अंदर से एक महसूस होता है कि यार तो बहुत ही ज़माने से मैं जिस चीज़ में अटका हुआ था वो हल हो गया, लेकिन मैं शायद इसको एलैबोरेट ना कर पाऊँ कि इसका मतलब क्या है देखने वालों के लिए, कि जब हम ये कह रहे हैं कि नॉन इस्लामिक और नॉन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लामिक टच के बारे में हाँ, तो ये इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। और क्या इससे भी मजीद कन्फ्यूजन पैदा नहीं हुई कि हमारे कैंप्स बन गए कि भाई हम एक उम्र तक लड़ते रहे कि पाकिस्तान को जो है वो इस्लाम का किला होना चाहिए, फिर समझ आना शुरू हुआ कि भाई कि जदीद कौमी रियासतें तो ऐसे चलती ही नहीं है। तो ये एक पूरी नस्ल को भी हमने इससे कन्फ्यूजन में डाल दिया, दोनों बातें मिला जुला के खिचड़ी बना के। देखिए इसका मतलब ये है, एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अभी हम इस डिबेट में नहीं पढ़ते कि सऊदी अरेबिया के भाई इस्लामिक कौन सा कंसेप्शन ऑफ इस्लाम दुरुस्त है, इसमें नहीं पढ़ते। वो तो नहीं, हमारा काम ही नहीं है। एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो, अब इस्लाम में बड़े एलैबोरेट सिस्टम्स हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल सिस्टम्स, इन टर्म्स ऑफ लीगल सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो आपका पूरा स्टेट स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका पूरा स्टेट स्ट्रक्चर बनेगा इन टर्म्स ऑफ दैट इस्लामिक कंसेप्शन। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो मौजूद नहीं है, ठीक है। एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि उसमें रिलीजन का कोई रोल ना हो, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। कई जगह पब्लिक लाइफ में रिलीजन का रोल श्रिंक किया जाता है। नहीं, उसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिखा हुआ है, एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जो ये कहता है कि कोई कानून नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो, एंड दैट इंक्लूड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इवन। जिस तरह मैंने बताया कि वन ऑफ द बेसिक फीचर्स इज इस्लामिक कम्प्लेक्शन, आप नहीं बदल सकते इस्लामिक। देखिए ये एक डेमोक्रेटिक, अगर आप जमहूरियत में बिलीव करते हैं तो फिर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक साइड को पसंद हो या दूसरी साइड को पसंद ना हो, वो आपको एक्सेप्ट, अगर आप जमहूरियत में बिलीव करते। तो अब इससे आपको समझ में आया होगा कि भाई ये इस्लामिक भी नहीं है कम्प्लीटली, ये सेकुलर भी नहीं है कम्प्लीटली। तो ये फिर कॉम्बिनेशन है दोनों का, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली नजर आएगा कि भाई ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। क्योंकि देखिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना 1973 का या 1962 का या 1956 का, इसका बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो है 1948 का इंडिपेंडेंस एक्ट जो अंग्रेज ने दिया, और 1948 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसका बेसिक फ्रेमवर्क जो है 1935 का इंडियन एक्ट बेसिकली वही चीज फॉलो करती है, ठीक है ना। तो इट्स अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, बट वेयर इट हैज बीन रिटन देयर आर सर्टेन इस्लामिक प्रोविजन, बट देयर इज अ सेंट्रल इस्लामिक कमांड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप कुरान और सुन्ना
कि इन कॉन्फ्लिक्ट कोई कानून नहीं बना सकते। ये तो नहीं लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन ये प्रोविजन भी आप अमेंड नहीं कर सकते। अब आप इसको किस तरह समझेंगे? इसको आप समझेंगे, जो मुझे नजर आ रहा है कि लोग इसको एज अ तजाद समझते हैं, लेकिन तजाद क्यों बुरी चीज़ है? आप क्यों समझते हैं तजाद बुरी चीज़ है? भाई वॉल्ट विटमन ने बहुत मशहूर उसकी सेइंग है, द ग्रेट अमेरिकन पोएट, उसने कहा था कि डू आई कॉन्ट्रडिक्ट माई सेल्फ सो आई कॉन्ट्रडिक्ट माई सेल्फ। इसमें मसला क्या है? क्या जॉन एलिया मतलब इसमें मसला क्या है भाई? अगर लड़का समय निकल आया। देखिए, हर घर में ये होता है, हर घर में ये होता है कि देयर आर वेरियस पावर स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। एक स्टेज आती है कि बाप बेटे में कॉन्फ्लिक्ट होता है, सास बहू का तो कॉन्फ्लिक्ट वो इस तरह तो रिजॉल्व नहीं होता कि तो दोनों में से कोई एक की बात मान लेता है। नहीं, वो कहते हैं तुम मेरी ये बात मानो, मैं तुम्हारी ये बात। क्विड प्रो क्वो। तो ये एक ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्रोमाइज था, और अमेरिका में भी यही हुआ। देखिए, जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो अमेरिका में बड़ी सिवियर कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन स्लेव ओनिंग स्टेट्स एंड नॉन स्लेव ओनिंग स्टेट्स, फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट इसी वजह से थे। तो सिविल वॉर हो गई। थॉमस जेफरसन एक साइड पर है। 1862 में सिविल वॉर हुई, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इतने फोरसाइट था अमेरिकन फॉरफादर्स में कि उन्होंने रियलाइज किया कि हम स्लेवरी का मसला भी नहीं हल कर सकते। वो अगर हमने स्लेवरी का मसला भी उठाया तो ये जो सदर्न स्टेट्स हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनने, डिटैच कर देंगे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली अलाउ की है स्लेवरी की शुरू में, फिर वो अमेंडमेंट आई है बाद में 14th अमेंडमेंट इन 1865, ठीक है। इसी तरह आपके फॉरफादर, आपके जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बोथ रिलीजियस एलीट एज वेल एज पीपल हु कंसिडर्ड देमसेल्व्स सोशलिस्ट सेकुलर, उन दोनों ने ये कहा कि देखिए, ना आप मेरी बात मानेंगे ना मैं आपकी बात मानूंगा, तो दोनों बातें हम डाल देते हैं और हम बाहमी इत्तेफाक से कोशिश करेंगे कि दोनों चीजों को आगे लेके चलें। मैं तो बहुत महसूस हो रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें एक लर्निंग हो रही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स का सॉल्यूशन करना कैसे चाहिए ना, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती है। क्योंकि हम कि आप बता तो हमें आइन की बातें रहे, लेकिन मैंने इसमें जो है ना वो एक ये चीज़ सीखी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। अच्छा, मुझे इसमें एक शक भी पैदा हो गया है कि बाज़ों का ये गालिब ने बहुत पहले बता दिया था। देखिए, गालिब ने हमें बहुत पहले ये बात समझाई थी कि ये जो लोग कोशिश करते हैं ना कि वो सारे मसाइल अपनी ज़िंदगी में हल कर लें, ये बेवकूफ़ाना बात है। जब तक ज़िंदगी है जब तक मसाइल हैं, यानी जब तक ज़िंदगी है तब तक कॉन्फ्लिक्ट है। तो गालिब ने जो कहा है ना कि मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, तो यही बात है। तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं। तो मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। अब ये इसी तरह है कि भाई ये किसने आपको बताया है? नहीं, लेकिन मैं एक सवाल, इसमें एक लतीफे के बाद वो किसी ने लिखी थी, कैदो हयातो बंदो गम असल में चारों एक तो ये आपका गलत ख्याल है कि दुनिया में, ये आपका गलत मजबूर है वो अल्लाह, लोगों का गलत ख्याल है कि दुनिया में कहीं पे भी लोग अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दूर कर लेते हैं थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, अब असल आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की ना, वो गालिब का वो शेर भी याद आ रहा है मुझे कि देखना तकरीर की लज्जत की, उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो बहुत सारी बातें मैं सोचता रहा इन सालों में, लेकिन जाहिर है कि वो हमें कहना नहीं आती थी, वो हमने आपसे सीखी। आज आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, अर्ज मेरी ये थी कि आईन अमेरिका में रियासत हाय मुत्तहिदा ने ये किया कि 18वीं तरमीम उनके पास आई, उस पर उन्होंने शराब पर पाबंदी लगाई, फिर दोबारा खोल दिया। इसमें मुमलिकत जनादाद में पाकिस्तान में ये किया इन्होंने कि दोबारा सेनेटर साहब को खड़ा करवाया और कहा कि हम सूद पर पाबंदी अब लग जाएगी और इफेक्टिवली विद इन 4 years ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये फरमाइए कि इसमें आपको कहाँ रियलिटी नज़र आ रही है, और जहाँ पे यानी अभी गुफ्तगू का हासिल ये रहा कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ये आइन बनाया गया है, तो आपका नहीं ख्याल कि जब वो उन्होंने बात कही कि भाई जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को पता है कि बात झूठा तो गुनाह नहीं मिलेगा, आइन में जो तरामीम हो रही हैं या होती रही हैं, अगर वो इतनी अनरियलिस्टिक हैं कि एक इकोनॉमिस्ट बता सकता है कि आपने जो गोल सेट किया है वो हो ही नहीं सकता, अचीवेबल ही नहीं है, तो बताइए फिर आइन की सैंक्टिटी कहाँ चलेगी? देखिए, ये जो रीसेंट अमेंडमेंट आई है रिबा के हवाले से, ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आई है। जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है।
वो सिर्फ एस्पिरेशंस बताता है स्टेट की। ये ज़रा सा मौलाना साहब ने थोड़ा हाथ किया है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोई फर्क, उस तो अली भाई उस तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि मुफ्त इंसाफ मिलेगा। मैं और आप तो मुफ्त इंसाफ नहीं देंगे। मुझे आइन की सबसे अच्छी बात जी, तो वो इसलिए जो काम नहीं करना होता ना वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में लिख दिया, जिसको भी शेख शाह ने हुक्म खुदा दिया करार, हमने नहीं किया वो काम। हाँ बखुदा नहीं किया। आइन में अच्छा करना ना। मुझे जो सबसे अच्छी बात आइन की लगती है पाकिस्तान की, वो ये है कि आर्टिकल 3 कहता है कि नॉन एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर रहेगा। रियासत ये पहले तो एक्नॉलेज करती है कि एक्सप्लॉयटेशन है, और रियासत इसी एक्सप्लॉयटेशन को इस्तेसाली निज़ाम जो है उसको ख़त्म करेगी। तो ये बात मेरे लिए आप कह लीजिए कि मरहम है। और जहाँ भी आप देखते हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है तो वकला इन जैसे वो खड़े हो जाते हैं। ये मरहम है या अफीम है जो मार्क्स ने कही थी? ये मरहब है जिसको सुन के हम खुश हैं। अच्छा, दो सवाल सर इस हवाले पे, आपकी पर्सनल जर्नी की तरफ भी जाना है हमें। एक तो ये कि जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि हम उस फैंटेसी में भी मुब्तला है ना, कि सुप्रीम कोर्ट को ये हो गया, अब पता नहीं मुल्क का क्या होगा। वो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि भाई ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं और ज़िंदगी चलती रहती है। हमारी जो माशी हालात हैं और जो हमारी समाजी हक़ाइक़ हैं, उसमें ही तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का, और जो ख़ासतौर पर जो आपके लिटिगेशन का निज़ाम है जो आप बात कर रहे थे, मुफ्त तो नहीं है फैसिलिटी मिलेगी, तो क्या ये वायबल है गरीबों के? अभी जो वाक़या हुआ कि एक आदमी की उम्र कैद मुकम्मल हो गई, उसके बाद फिर उसकी बारी आई सुप्रीम कोर्ट में, मर चुका था। नहीं, अब वो तो अलग वाक़या भी, एक और वाक़या भी हुआ ना कि वो उम्र कैद मुकम्मल होने के बाद उसकी वो पटिशन लगी है। तो ऐसी सूरत हाल में जब लोग फिर एतराज़ात करते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि मज़हबी लोग खिलाफत के निज़ाम की बात करते हैं, और भी तरह के लोग हैं, कोई बात करता है कि भाई सोशलिज्म लेके आओ, तो फिर वो बातें जायज़ नहीं हो जाती जब हम ये सूरत हाल देखते हैं? देखिए, और ले आएंगे बाजार से घर टूट गया। देखिए, बात ये है कि अभी तो हम इतने फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं कि हम इन इश्यूज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं, और सोचते ही नहीं हैं उसके बारे में। कोई नया निज़ाम जो है वो उसके बारे उसको डिज़ाइन ही नहीं करते, इम्प्लीमेंट करना तो दूर की चीज़, क्योंकि हम हर रोज़ की फायर फाइटिंग में लगे हुए। जो चीज़ें हैं उसी को ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, इस मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए, इस मुल्क में जो एक निज़ाम चल रहा है 1973 से विद इंटरप्शंस, ठीक है, याद रखिए 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कभी एब्रोगेट नहीं हुआ। आपके प्रीवियस 2 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गए, यानी फौज ने वो निज़ाम ही ख़त्म कर दिया। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर है, क्यों है ये अलग बहुत लंबी बहस है। ये पावर था कि ना ज़ियाउल हक उसको एब्रोगेट कर पाया, उसने उसको सस्पेंड किया, जिसे कहते हैं हेल्ड इन अबेयंस, और मुशर्रफ भी उसको एब्रोगेट नहीं कर पाया 99 में, उसको हेल्ड इन अबेयंस किया। ठीक है, मुशर्रफ तो एक्चुअली फुल ब्लोन मार्शल लॉ भी नहीं लगा पाया, क्योंकि देयर वर नो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स आफ्टर 1999। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का पावर है, ठीक है ना। तो अभी तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को इन अ सेंस इम्प्लीमेंट करने के लाले लगे हुए। तो ये सोचना कि वो डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है, इस बहस में तो अभी हम आए नहीं, हम तो बहुत पीछे हैं नजम साहब, रिंदे खराब हाल को जाहिद न छेड़ तू। हाँ, अभी तो देखिए दूसरी जो हो रही है कि जो आपके मुल्क में जिस किस्म की भी डेमोक्रेसी है, उसमें सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जब तक दुरुस्त नहीं होगा जमहूरियत तो नहीं हो सकती ना। ठीक है ना, किसी के पास पावर है, किसी के पास ड्यूटी है, ये तो नहीं हो सकता। पावर और ड्यूटी एक ही शख्स के, एक ही इंस्टीट्यूशन के पास होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि एक शख्स की अकाउंटेबिलिटी हो। डिजोरे और डिफेक्टो वाली बात जो आपने कही। जी, तो द पॉइंट इज, अभी तो मसला ये है कि ये कहना कि ये निज़ाम बहुत ख़राब है, भाई ये निज़ाम पूरी तरह इम्प्लीमेंट होगा तो इसके बारे में कुछ कहा जा, फिर नतीजा निकलेगा। नाउ हैविंग सेड दैट, देखिए इसका ज़रा सा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना ज़रूरी है कि आपकी मैं मिसाल ले लेता हूँ, जिसे एक बहुत कॉमन मिसाल ली जाती है कि हमारे निज़ाम में जुडिशल सिस्टम में डिले बहुत है। ये गलत ख्याल है। ठीक, देखिए मैं आपको 3 कंपैरेटिव एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। देखिए हम पाकिस्तान में इस वक्त कोई 22 लाख केस है, ठीक है ना,
हिंदुस्तान में इस वक्त कोई 4 करोड़ के ऊपर केस है, ठीक है। आप कहेंगे हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान का ऐसा मसला है पेंडेंसी का कि उनके एक चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर हम 50 साल तक अपने कोर्ट्स बंद भी कर दें तो हम पेंडेंसी फिर दूर करेंगे, ठीक है ना। नहीं, चंद्रचूड़ में नहीं, ठाकुर यानी कि 50 साल तक वो पिछले बैकलॉग केसेस सुनते रहे, जी, फिर भी फिर दूर करेंगे, तो फिर कर पाएंगे। अच्छा, आप कहेंगे नहीं नहीं फैसल साहब आप अजीब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की बात है। 1 बिलियन की पब उनकी है, हमारी तो 240 है, 230 है। अच्छा जी, बांग्लादेश ले लें आप। बांग्लादेश इज़ नियरली 70 मिलियन आपसे कम है, ठीक है। इट इज़ राउंड अबाउट 167 मिलियन, ठीक है ना। बांग्लादेश में 2022 के स्टेटिस्टिक्स हैं 37 लाख केसेस थे पेंडिंग जी। अच्छा जी, ब्राज़ील की एग्जांपल ले लें। ब्राज़ील हैज़ एन पॉपुलेशन विच इज़ इक्वल टू यू, अबाउट 230 मिलियन। ब्राज़ील में 7.5 करोड़ केस पेंडिंग है। 7 करोड़ नाश्ते के साथ एक केस, ठीक है। तो द पॉइंट इज पेंडेंसी वाइज मैं ये कहूँगा कि हमारा निज़ाम जो है, अगर आप कंपेयर करेंगे विद अदर सिस्टम्स विद सच ह्यूज पॉपुलेशंस, इट्स नॉट सच अ बैड सिस्टम, ठीक है। इट कैन बी इम्प्रूव बट इट्स नॉट सच अ बैड सिस्टम। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है क्वालिटी में, ठीक है। क्वालिटी ऑफ जो जजमेंट्स हैं, क्वालिटी ऑफ एडजुडिकेशन जो है, उसमें मसला। देखिए, एक जज का काम ये नहीं होना चाहिए कि वो केस का फैसला करे। एक जज का काम वो होना चाहिए कि जो आप मसला उसके पास लेके गए, तस्वीर करे, उसका हल करे लीगली, ठीक है। अगर वो केस का फैसला कर देता है और आपका मसला वहीं रहता है और वकील साहब उस पर 4 केस और फाइल कर सकते हैं, तो आपका मसला हल नहीं हुआ, वकील का हुआ मसला हल, ठीक है ना। वकील का ही देखिए, टॉक्टोविली ने जब वो अमेरिका गया और उसने अपनी किताब लिखी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, एलेक्स टॉक्टोविली ने 18th सेंचुरी में, तो उसने उस वक्त ही समझ लिया था, जो हम लोगों को नहीं बताते, कि द रूल ऑफ लॉ इज द रूल ऑफ लॉयर्स। यस, ठीक है ना। क्लाइंट नहीं हारते, वकील नहीं हारते, क्लाइंट हारते हैं, ठीक है ना। और वो इसलिए उसने कहा जिस तादाद से वकील इंक्रीज होंगे उतना वो डिमांड करेंगे रूल ऑफ लॉ, क्योंकि उनके माशी इंटरेस्ट उसके साथ अटैच्ड है, ये बात है, ठीक है ना। तो हमारा एक मसला है कि क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स, क्वालिटी ऑफ एडजुडिकेशन, ये एक सीरियस मसला है। फिर हमारा जिस तरह पूरे स्टेट का मसला है, हमारा एक प्रॉब्लम ऑफ इंटेग्रिटी है, करप्शन का मसला है, ठीक है ना। अब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस तरफ तो हम पहुंचते ही नहीं, क्योंकि रोज़मर्रा की फायर फाइटिंग में ही लगे रहते हैं। इसने अटैक कर दिया, उसने अटैक कर दिया, ये मसला है, वो मसला है, उस जज ने ये कर दिया, 6 जज ने खत लिख दिया, लिखे जो खत तो और कभी हर वक्त होता है कि अब माशाल्लाह लगा, अब माशाल्लाह लगा। लेकिन फ़र्ज़ करें हम एक ख्यालों की दुनिया में निकल जाते हैं, ठीक है ना, और हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशल सिस्टम के क्या मसाइल हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये जो सारा जुडिशल इंडिपेंडेंस का सिस्टम है ना, और सारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सिस्टम है और रूल ऑफ लॉ का सिस्टम है, हमें समझना पड़ेगा हिस्टोरिकली कि दिस इज़ ए बर्थ ऑफ द डिफीट ऑफ द सोवियत यूनियन एंड जो वेस्ट जीता। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशंस दुनिया में लार्ज स्केल पे और जुडिशल इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट लार्ज स्केल पे, जुडिशल रिव्यू, फंडामेंटल, ये एक्चुअली बर्थ है कि जब सोवियत यूनियन कोलैप्स करता है और एक यूनिपोलर वर्ल्ड आता है। और ये एक्चुअली इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, अगर आप वो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़े अर्ली 90s के। और इसका मकसद क्या था नजम? इसका मकसद ये था कि आपका जो स्टेट था, जो एक वेलफेयर स्टेट था, उसको डिसमेंटल किया जाए। कि भाई वो स्टेट आपको ये बताए, देखो नजम तुम गलत समझते हो, पानी जो है राइट नहीं है, कमोडिटी है, सब इस्तेमाल, उसको खरीदो। बिजली, जॉब जो है वो तुम्हारा राइट नहीं है, वो तो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। तुम ना आए लो कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, मैं तो नहीं दूंगा तुम्हें। तो हुआ ये कि जो प्राइवेटाइजेशन का आपको ये नवाज शरीफ के दौर में, दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड ट्रेंड। अच्छा, प्रॉब्लम ये हो गया कि अब ये बड़े अक्लमंद लोग हैं जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, इन्होंने कहा यार अगर हमने स्टेट को डिसमेंटल कर दिया, ठीक है, तो लोग खूब शोर मचाएंगे कि भाई स्टेट हमें नौकरी देता था, स्टेट हमें बिजली देता था,
स्टेट हमें पानी देता था। तो ऐसा करो, एक नया बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ताकि हर कोई पिटिशन फाइल कर सके 100 रुपए में। अच्छा, उसके एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि भाई जो स्टेट के फंक्शंस हैं वो कभी जुडिशरी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो एक किस्म की ये एक इसका एक आइडियोलॉजिकल मकसद था कि अगर आप एक चीज खत्म कर रहे हैं तो लोगों को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था। वो ट्रक की बत्ती जो है ना, वो हो गई फंडामेंटल राइट। अच्छा, जहाज की बत्ती बन गई। जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं सोसाइटी में कि कोई आपकी जान ना ले, आर्टिकल 9, कोई आपको गायब ना करे, वो तो हल होती नहीं है। हर वक्त जब आप बच्चा जो शोर मचाता है उसको एक नई फंडामेंटल राइट, या मजहर लाजाइब, सारे बंदे गायब। यूनाइटेड नेशंस की अगर आप लिस्ट निकालें तो अभी तक कोई 250 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से शायद डेवलपिंग कंट्रीज में बुनियादी फंडामेंटल राइट्स। अब क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था, इसका मतलब ये नहीं है इंडिपेंडेंट जुडिशरी बुरी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लेकिन हमें इनकी लिमिटेशन समझनी है। तो सारी दुनिया में अब ये समझा गया है कि भाई इंसानी मसाइल जो हैं वो रूल ऑफ लॉ से सिर्फ हल नहीं हो सकते, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से सिर्फ हल नहीं। इसे कहते हैं दी लीगलाइजेशन एंड जुडिशलाइजेशन ऑफ सोसाइटल एंड स्टेट इश्यूज। वाह, ठीक है, वाह वाह वाह। देखिए इंसान की जिंदगी में, जैसे फुकुयामा ने अपनी नई किताब जो 2 वॉल्यूम्स पे दी डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न स्टेट, उसमें बहुत अच्छी बात की। उसने कहा इंसानी सोसाइटीज में 3 तरीके से मसाइल हल होते हैं। पहला तरीका होता है रूल्स। ठीक है, कोई मसला हमारे दरमियान, हमने कहा यार ये रूल बना लेते हैं, तुम ये करोगे मैं ये करूंगा। ठीक है, फर्ज करें रूल्स कोई नहीं मानता नहीं या ब्रेक कर देता, मैं नहीं ऐसे मानता। दस्तूर को। तो दूसरा तरीकेकार होता है कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट, गिव एंड टेक। तो बहुओं का सिस्टम आ गया, कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लेकिन जैसे फुकुयामा में बताता है कि सोसाइटीज में, मॉडर्न सोसाइटीज में ये 3 प्रिंसिपल। तीसरा ये होता है कि जब जो मसाइल रूल से भी हल नहीं होते, जो मसाइल कॉम्प्रोमाइज से हल नहीं होते, वो मसले डंडे से हल। तो इसलिए ही टॉक्स अबाउट, ये देखिए 3 एलिमेंट्स क्या है, रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, स्टिक एंड कैरेट के अलावा कुछ नहीं है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल्स, गिव एंड टेक, पॉलिटिक्स, एंड नंबर 3 फोर्स, विच इज योर एग्जीक्यूटिव पावर। ये है, ये अगर किसी, मेरे ख्याल में अर्नेस्ट गैलिनर ने अपनी किताब में ये लिखा है कि इंसान की तारीख को आप 3 हिस्सों में देख सकते हैं, द पेन, द स्वॉर्ड एंड द पीपल। वाह, ठीक है ना, ये जो मसाइल है ना, देखिए ये जो मसाइल है ना, वाह, ये इस तरीके पीपल, वो कि फिर सेटलमेंट। देखिए आप मुझे बताइए, अगर इस शहर में रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए तो इस शहर की 60 से 70% आबादी इलीगल सेटलमेंट्स में रहती है और वो सारे के सारे गरीब लोग हैं। आपने कल रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया तो तबाह बर्बादी आएगी, वोट भी नहीं मिलेंगे ना। ठीक है, अब ये मसले किस तरह हल हुए? ये मसले हल हुए सियासत से, सेटलमेंट से, जिसे कहते हैं रेगुलराइजेशन से। ये रूल ऑफ लॉ से मसले नहीं हल होते। आपने वो गुज्जर नाले वाला केस भी आपने बिल्कुल देखते हैं आप, वो तो वो हमारी दोस्त ही हैं, फातिमा जैदी, मेरी कुलीग भी नहीं है वो आपके। हाँ, तो बात ये है कि हमें पहली बात ये समझनी है कि हमारी सोसाइटीज में सारे मसाइल घर के मतलब रिश्तों के मसाइल से लेके हर किस्म का बड़ा मसला जो है ये कानून और जुडिशरी से हल नहीं हो सकता। ये हमें समझना है। ठीक है, ये कुछ सोसाइटीज आज पैदा नहीं हुई हैं, ये सदियों से, सेंचुरीज से अपने मसाइल हल कर रही हैं। ठीक है ना, अफाम और तफहीम के जरिए। ये इनको रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं थी और ये अपने मसाइल हल कर रहे थे। इनमें फैमिलीज में स्ट्रक्चर्स थे, मोहल्ले के लेवल पे स्ट्रक्चर्स थे, कम्युनिटी के लेवल पे स्ट्रक्चर्स थे। ये बड़ी डेंजरस चीज़ है नजम कि हम ये कहें इन सब को हम नहीं मानेंगे। यानी अगर रिश्ते के मामलात बिगड़ जाएं
बच्चों के मामलात बिगड़ जाएं कोर्ट तो चले घर जाओ। के बड़े हल नहीं करेंगे, हर चीज को कोर्ट ले जाओ। ये बहुत डेंजरस चीज। देखिए कमिंग फ्रॉम अ लॉयर, देखने Very वालों के true. लिए सर इसमें ये लेसन है। मुझे मैं आपको बताऊं, मेरा 11,000 खुला हुए हैं इस दफा। हाँ, मैं आपको कराची बताऊं में। कि मैं जब LSE में पढ़ रहा था तो मेरा रुझान जो हुआ लॉ की तरफ वो ये हुआ कि हमारा एक जर्मन प्रोफेसर था गुंथर टाइबनर, वो एक लेक्चर दे रहा था द लॉज ऑफ लव। तो हम भी बड़े रोमांटिक आदमी थे, हम समझे कोई रोमांस की बात करेंगे और पहुंच कानून ले आएंगे, आप पहुंच गए। ठीक है। अच्छा, वो ये समझा रहा था उस लेक्चर में कि भाई जब आप प्यार मोहब्बत के मसले कोर्ट में ले जाते हैं तो उससे क्या होता है, ये वेस्ट भी समझता है। तो पहली जो चीज़ है वो हमें ये समझना है कि हर मसले को हम कानूनी तौर पे हल नहीं कर सकते, हर मसले को हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। जिद की है और बात मगर खूब बुरी नहीं, भूले से उसने सैकड़ों वादे वफा वाह किए। वाह। अच्छा, आप में इतनी क्लैरिटी कैसे पैदा हुई? क्योंकि देखिए हम भी दायरे के पढ़े लिखे लोगों में तो रहते ही हैं सोसाइटी में, लेकिन जितनी क्लैरिटी से आप बात करते हैं आइन पे और बहुत आखिर अच्छा तक लगा। आप कुछ लगता है ना कि नजर आ रहा, आप आगे तक देख रहे हैं, तो ये पढ़ने से हुआ, तजर्बे से हुआ, ये कैसे हुआ? देखिए, ये पढ़ने से भी हुआ और ये ऑफ कोर्स अब पाकिस्तान में मैं मुख्तलिफ रोल्स में वकालत जो है पिछले 24 साल से कर रहा हूँ। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि अगर आप में ये ख्वाहिश होती है कि आप चीज़ों को समझें, वाह वाह। तो जिन लोगों में ख्वाहिश होती है वो समझने की कोशिश करते हैं, उनको और लोग गाइड भी करते हैं। और ख्वाहिश के साथ देखिए, ख्वाहिश इसलिए भी हो सकती है, देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते होंगे, वो लाइब्रेरीज बनाते हैं बड़ी बड़ी, वो इसलिए बनाते हैं कि लोग आके देखें कि वो कितने इल्म वाले हैं। पढ़ते ठीक है ना? नहीं, पढ़ते भी होंगे ना जब, लेकिन मकसद ये होता है वो तो show them the closets। हाँ, ख्वाहिश के साथ ये भी एक ख्वाहिश जानने की ये भी होना चाहिए कि आप जेन्युइनली उस मसले को समझें और सतही तौर पे ना समझें। सही। तो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि यार ये मैं समझूं तो वाह। कि ये मसला है क्या। अहमद जावेद साहब की जबान में गए तो उन्हें उनके अंदाज में ये गए। मशायरा नहीं है, लेकिन इतनी वाह वाह हो गई आज की, वाकई इसमें लुत्फ आ रहा है, बहुत लुत्फ आ रहा है आज की थिंग नशिस्त सच क्या है। लेकिन लुत्फ में एक बात मैं और जरूर कहूँगा, जो हमने उस्ताद से सीखी है कि मतलब ये कम जिंदगी में तजर्बात होते हैं कि जब इंसान वाह कर रहा हो लेकिन उसके अंदर एक आह भी शामिल होती है ना, कि हम वाह तो कर रहे हैं हम लेकिन वाह भी करते हैं तो हो जाते हैं उसके बदनाम। अंदर जो तकलीफ हमारे माशरे की है उसको हम बहुत ज़्यादा आपकी गुफ्तगू से महसूस कर रहे हैं। तो अगर हम एक समझने की ख्वाहिश से एक सवाल करें, और मैं बस सवाल तो सीधा सा है लेकिन मैं थोड़ा सा उसको सजा लूँ ताकि समझ आए देखने वालों को हम पूछना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम ना जावेद साहब से पूछते हैं कि वजूद क्या है, शऊर क्या है, इंसान क्या है, तो जो बड़े बड़े फ़लसफ़ियाना मसले हैं, अगर हम इसी और क्या क्या है, मतलब इसी सतह पे रहकर आपसे पूछे कि रियासत क्या है, कि जो माँ के जैसी है या बीवी के जैसी है, ताकि हमारे तुलबा हम लोग समझ सके रियासत क्या है क्या। देखिए, रियासत के कुछ बुनियादी एलिमेंट्स हैं, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अभी मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ कि ये मॉरली और नॉर्मेटिवली या कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, लेकिन एक रियासत जो है, अगर एक रियासत का होना, एक मॉडर्न स्टेट का होना, तो उसमें 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। और इससे आपको ये भी नज़र आएगा कि शायद आपकी रियासत में अब ये 3 चीज़ें नहीं रही। जो पहली चीज़ है एक रियासत को रियासत कहने के लिए, वो है कि उसके पास मोनोपोली ओवर वायलेंस होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक रियासत में झत्ते हों। ठीक है, एक सक्सेशनिस्ट मूवमेंट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो आपने 1979 के बाद किया कि आपकी रियासत ने मुख्तलिफ ग्रुप्स को आम कर दिया। वो सिर्फ जिहादी ग्रुप्स नहीं थे, वो और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी थे, MQM इज वन ऑफ देम। ठीक है ना, स्टेट ने खुद आम किया। ठीक है ना, डिसबैंड नहीं कर सकी उन्हें। जो स्टेट अपनी मोनोपोली ओवर वायलेंस लूज कर जाए, जो आप लूज कर चुके, मतलब देखिए आपका 60% मुल्क जो है अभी लिटरली अंडर सिविल वॉर है, बलोचिस्तान एंड KP के। तो ये एक पहला एलिमेंट होता है रियासत का। जो दूसरा एलिमेंट होता है रियासत का, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीच।
एक रियासत को यह मालूम होना चाहिए कि उसके मुल्क में क्या हो रहा है। आपकी रियासत का तो इतना बुरा हाल है कि उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीच ही नहीं है, वो तो टैक्स नहीं लगा सकती। हुकूमत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीच नहीं है, ये मॉडर्न स्टेट्स की रिक्वायरमेंट। और तीसरा एलिमेंट जो होता है वो होता है कि उस रियासत को लोग लिजिटिमेट समझे। सवाल कॉन्स्टेंटली उठते हैं आपकी रियासत के ऊपर कि ये लिजिटिमेट गवर्नमेंट है या नहीं है। फॉर्म 47 नहीं, सिर्फ इसके ऊपर नहीं, ये भी उठता है कि हम क्यों टैक्स दें। हाँ, जी, हमें मिलता है क्या? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्यों टैक्स दें? तो देखिए, पहली जो चीज है वो ये है कि एक स्टेट नहीं हो सकता अगर उसमें ये 3 एलिमेंट्स ना हो। बहुत उम्दा। अब जो हमारी रियासत है, देखिए, हमें पसंद हो या ना पसंद हो सकता है हम एक बेहतर रियासत बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो करंट रियासत है उसके बुनियादी तौर पे 2-3 मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। जो करंट स्टेट स्ट्रक्चर है उसका पहला एलिमेंट ये है कि वो कंप्लीटली गवर्नड है और स्ट्रक्चर्ड है बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। उस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में हर रियासती इंस्टीट्यूशन के हवाले से एक चैप्टर है। सिटीजन और रियासत में क्या रिश्ता है उसके हवाले से भी एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये हम इस डॉक्यूमेंट से गवर्नड है। जो सेकंड एलिमेंट है कि वो डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंट होता है थ्रू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये दूसरी, आपको जमहूरियत पसंद हो ना पसंद हो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अभी ये 2 एलिमेंट्स हैं, बुनियादी एलिमेंट्स हैं इस रियासत के। आपका क्राइसिस ये है कि इन दोनों एलिमेंट्स में कोई स्टेबिलिटी नहीं। आपको पता ही नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। आपको पता ही नहीं होगा कि जमहूरियत जो है सो कॉल्ड, ठीक है, उससे कोई सब्सटेंटिवली वो लोग आ रहे हैं जिनको वोट मिले, ठीक है ना। अब यही होता रहता है, ये इलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती रहती हैं। अब ये जब तक ये चीज़ होती रहेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे 90 दिन की बात की, और भी बहुत सारी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, इस मुल्क में एक इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का मसला है, एटलीस्ट सिस्टमैटिकली फ्रॉम 2004, जिसको लोग मिसिंग पर्सन्स कहते हैं। भाई, स्टेट ने खुद एडमिट किया है कि वो लोग गायब करते हैं। नहीं, लोग मरी घूमने जाते हैं, आप गलत कह रहे हैं। स्टेट ने ये भी माना है कि वो, क्योंकि स्टेट जो है इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बिठा चुकी है, और उस इंक्वायरी कमीशन का नाम है कमीशन फॉर इंक्वायरी फॉर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। तो स्टेट ने खुद मान लिया। अजीब ही स्टेट है ये। वो कहता है हाँ हम जो है लोग गायब करते हैं, इसके लिए हमने एक कमीशन बना दिया। फिर उसने एक टास्क फोर्स बनाई 2013 में, एक टास्क फोर्स बनाई ऑन मिसिंग पर्सन्स, ठीक है। अब रियासत सिस्टमैटिकली लोगों को गायब कर रही है, और जो आपका बुनियादी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बगैर कोई फंडामेंटल राइट कोई मायने नहीं रखती, कि आप लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी को सेफगार्ड कर। देखिए, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की बुनियाद है मैग्ना कार्टर 13th सेंचुरी की। उसमें झगड़ा क्या था? जो लॉ लॉर्ड्स थे और जो अमीर लोग थे वो कहते हैं यार ये बादशाह जो है ये जब चाहे हमारे पैसे ले लेता है, जब चाहे मैं उठा लेता है, बंद कर देता है। मेन मसला ही हैबियस कॉर्पस का था कि हमें लोग उठा के ले जाते हैं। तो ये तो मसला है जिसकी वजह से पूरा कानून आया। पाकिस्तान में मैग्ना कार्टा होते हुए देख रहे हैं आप। चलते हैं दबे पांव, कोई भाग ना जाए। मैग्ना कार्टा ये, लेकिन उस मैग्ना कार्टा को कोई मैग्ना कार्टा नहीं मानता, काटा लगा दिया वो काटा मानता है। अच्छा, अब आपकी पर्सनल जर्नी हम थोड़ी सी सुनना चाहेंगे। मैं उससे पहले ज्यादा पसंद नहीं करते अपने बारे में। एलिफेंट इन द रूम, इफ आई मे। जो लोग ये समझे जा रहे हैं, क्योंकि आइन से मुतालिक फिर आपकी जो है ना वो उसी जर्नी की तरफ आएंगे, लेकिन सवाल था क्योंकि आपकी बतौर जूरिस्ट में ओपिनियन लूँ कि इस हुकूमत का वो जो रियासत के भी नुमाइंदा है, वही जितने साल ये पूरे करें अपने टर्म, कि जब भी ये चाह रहे हैं कि लोगों को एलिवेट करें या अपॉइंट करें जुडिशरी में, हायर जुडिशरी जिसे आप कह लें, एपेक्स जुडिशरी जिसे आप कहिए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा हुकूमत को कि इतने ब्लेटेंट तरीके से वो एग्जीक्यूटिव का अमल दखल शामिल कर रही है कि हम ही ज़बरदस्ती अपने नुमाइंदगान को भेजें, वो जजेस बन जाएं? इसका फ़ायदा क्या है इन द लॉन्गर रन? देखिए, जुडिशरी जो है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में एक पैराडॉक्सिकल रोल है
वो स्टेट का पार्ट भी है, इट इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, लेकिन अनलाइक अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट वो स्टेट को अकाउंटेबल करती है। ये एक पैराडॉक्सिकल है, कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशनशिप। एक चीज़ जो खुद स्टेट है वो फिर बाकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल भी करती है। मतलब एक ज़माना था कि एक जनरल साहब ने हमारे एक दोस्त के वालिद साहब को कंप्लेन की यूब खान के दौर में कि यार ये जजेस हमसे ही तनख्वाह लेते हैं और हमारे ही खिलाफ फैसला करते हैं। उन्होंने बात जो है आपको लगेगी बड़ी अपसेट की, लेकिन वो बड़ी लॉजिकल बात है कि भाई तुम स्टेट का पार्ट हो, फिर तुम कहते हो कि भाई तुम अकाउंटेबल हो, ठीक है ना। तो बात ये है कि अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप किस तरह ख़त्म करेंगे? बाय जुडिशल कैप्चर। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये सारी दुनिया में हो रहा है। ये अभी ये नेतन्याहू ने इजरायली जुडिशरी के साथ ये ट्राई किया। जी, जब भी मेरा सवाल है कि इसका फायदा क्या है, नुकसान पे हम बात नहीं करते। इसका फायदा ये है कि एक आपकी ऑपोजिशन है स्टेट के अंडर, उसको आप न्यूट्रलाइज कर देंगे अपने बंदे बिठा के, अपने बंदे लगा के, ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान में भी पहली दफा नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, जैसे अली आपको मालूम है, 73 से लेके 96 तक एग्जीक्यूटिव का बड़ा मेजर रोल होता था जजेस को अपॉइंट करने। फिर माशाल्लाह वाले तो आके जिसको चाहे अपॉइंट कर देते थे। 96 के बाद ये चेंज हो गया। चीफ जस्टिस की प्रीमेसी थी, वो रिफ्यूज कर सकता था कोई एग्जीक्यूटिव सजेशन को। तो पहली दफ़ा जो भर्तियां लार्ज स्केल हुई पाकिस्तान में, मार्शल रिजीम के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, भुट्टो ने भी ऑन ऑफ की कुछ, लेकिन जो लार्ज स्केल हुई वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने की 94 में, और वो 96 में रिवर्स हो गई। फिर जो लार्ज स्केल भर्तियां हुई वो दोबारा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2008 में जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी, उन्होंने 100 के ऊपर जज बढ़े, सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़े, हाई कोर्ट, सब रिवर्स हो गया। तो ये पहली कोशिश नहीं है। इसलिए जो आप बात कर रहे थे ना नाउमीदी की, देखिए आप चीज़ों को हिस्टोरिकली देखेंगे और कंपैरेटिवली देखेंगे नहीं, लेकिन ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक आप जैसे अपॉइंट किया जाता है सदर की तरफ से, अगर हम इस कंट्रास्ट में देखें कि अमेरिका में भी तो ऐसा होता है, तो आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में इसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स? देखिए अमेरिका में आइडियोलॉजिकली जजेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। यहाँ तो ये हो रहा है कि किसी को भी लगा दो जज, उसमें कोई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी ना हो, उसमें कोई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी ना हो। देखिए अमेरिका में ये नहीं होता कि लोग ब्रेट कावाना का वाकया है जी, तो ये अमेरिका में जो है ये बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ठीक है वो एक वो होता है अबाउट हिज व्यूज, वो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस को जजेस के ऊपर लगे, बट जनरली जब डेमोक्रेट्स अपोज करते हैं या रिपब्लिकन्स अपोज करते हैं किसी अपॉइंटमेंट को, तो वो अपोज करते हैं ऑन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड। आपके यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भर्तियाँ होती हैं इन द सेंस कि ये हमारा आदमी है, इसको लगा दो, ठीक है ना। तो बुनियाद जो बात है वो इसलिए ये इम्पोर्टेंस रखती है फॉर द पॉलिटिकल एलीट। अच्छा, इनकी ग्रीवियंस ये नहीं है कि जेन्युइन नहीं है, ठीक है ना, उनकी ग्रीवियंस जेन्युइन है कि जिसकी वजह से करनी। क्योंकि देखिए 2008 के बाद क्या हुआ है पॉलिटिकल एलीट के साथ? पहली चीज़ ये हुई पॉलिटिकल एलीट के साथ कि ये जुडिशरी जो है इसने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कलूट किया और इनके प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला, ठीक है, गिलानी साहब को, गिलानी को निकाला, नवाज शरीफ को निकाला, और कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर रखा पॉलिटिकल रिजीम्स को अंडर द गार्ब ऑफ करप्शन केसेस। मतलब करप्शन सिर्फ सिविलियन पॉलिटिकल एलीट में, मिलिट्री पॉलिटिकल एलीट में नहीं, सिर्फ यहीं पे करप्शन, ठीक है। और उनकी बात करो तो वो ये कहते हैं वही स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, नहीं जी हमारा अपना सिस्टम है, आपने बताया तनख्वाह देते ना वो। तो बात ये है, some are more equal than others। देखिए बात ये कि जो पॉलिटिकल एलीट है उसकी ये ग्रीवियंस जेन्युइन है। सेकेंडली, इस जुडिशल एलीट ने क्या किया 2008 की मूवमेंट के बाद? इसने ये किया कि बड़ी अच्छा सिस्टम बनाया था 18th अमेंडमेंट के अंडर। अली, जिस तरह आपको याद होगा, एक जुडिशल कमीशन था, एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, ठीक है। वो 2011 में जवाद ख्वाजा साहब ने एक जजमेंट दी मुनीर अहमद के केस में, और उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के पावर्स बिल्कुल जुडिशल इंटरप्रिटेशन के थ्रू बिल्कुल ख़त्म कर दिए, ठीक है ना। उससे उस वक्त तो वाह वाह हो गई, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो भूले नहीं वो चीज़। खन्नास
इसलिए बिलावल उसका हवाला देते हैं कि इन्होंने हमसे अमेंडमेंट करवाई, अपनी मेजॉरिटी करवाई, तो लेकिन बदला ले तो लिया बिलावल साहब ने। अब ये कॉन्टेक्स्ट है। अब उसका नतीजा पाकिस्तान में तो फिर बदला लिया जाता है ना, ये नहीं होता कि यार एक गलत चीज हुई है उसको रेक्टिफाई कर लो, तो हमारा उनको मौका मिला पॉलिटिकल एलीट पे, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जुडिशरी को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आप पॉलिटिकल एलीट के खिलाफ कलूट करेंगे विद द मिलिट्री एलीट, अगर आप उनको रोल नहीं देंगे, लेजिटिमेट रोल जो होना चाहिए पॉलिटिशियंस का इन अपॉइंटमेंट, लेजिटिमेट रोल, मेजॉरिटी रोल नहीं, लेजिटिमेट रोल, तो फिर जब उनको मौका मिलेगा वो 26 अमेंडमेंट करेंगे। तो ये आपको ये समझना होगा। आपने वो शुरू में जो बात रह गई थी अधूरी वो पूरी कर दी जी। वैसे भी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो वो उनसे जो कहने गए थे फैज जहाँ सदका किए, कहते हैं वो इट्स बेस्ट व्हेन इट्स सर्व कोल्ड। अच्छा, आपकी पर्सनल जर्नी में वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जो मैं सबको सुनाना चाहूंगा, कोल्ड कॉफी इसके बाद पिलाएंगे, कि जब आप कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, अच्छा ये हमारे रियासत तो रियासत, हमारा समाज और सिस्टम कैसे हैं, ये बड़ी एक उसकी ना टेस्ट केस एग्जाम्पल आप सुनने वाले ना, कि कैम्ब्रिज से लॉ पढ़ के आए और इनको यहाँ पर वकील नहीं माना जाता था जी। ऑक्सब्रिज से पढ़ने का एक नुकसान यही होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसकी अहमियत अब जाके मुझे समझ में आई, क्योंकि ये रियासत जो है ना ये आपको बहुत चीज़ें सिखाती है। उस वक्त हम क्योंकि रिलेटिवली नौजवान थे, हमें ये बात समझ में नहीं है। तो ये बताइए तो वकील क्यों नहीं समझता? हाँ, मैं पहले वो बताता हूँ, फिर मैं उसको कनेक्ट करता हूँ आज जो हो रहा है, ठीक है। तू कहीं से शजर नहीं लगता। तो हुआ ये कि भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो उनकी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होती है उसको वो कहते हैं ट्राइपॉस, ठीक, क्योंकि 3 साल की डिग्री होती है। अच्छा, वहां पे आप अगर बायोलॉजी में भी करेंगे वो होगा बीए कहलाएगा, हर चीज को, और वो ट्राइपॉस होता है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब हमारा भी बीए इन लॉ था, ठीक है, क्योंकि कैम्ब्रिज की डिग्री जो है वो 15वीं सेंचुरी से दी जा रही है, और जो एलएलबी का टाइटल है ये तो 18th सेंचुरी की इन्वेंशन है। जी हाँ। अब हमने सिर्फ एलएलबी सुना था, ठीक है ना, ब्लैकस्टोन के बाद आया एलएलबी। हाँ, तो फिर जो है वो जब हम डिग्री लेके आए उस पे लिखा हुआ था बीए इन लॉ, उन्होंने कहा आपने तो बीए किया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, उस वक्त रिक्वायरमेंट ये थी कि आप बीए करते थे, रिक्वायरमेंट थी आपको पहले ग्रेजुएशन फिर एलएलबी करना होता। उन्होंने कहा आपने तो जो है बीए किया। अब उनको हम समझाएं, उनको ना समझ में आए। अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये थी कि कराची में जो लास्ट कैम्ब्रिज से करके आए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से लॉ, वो 1979 में आए थे। लाहौर में तो बहुत फॉरेन ग्रेजुएट्स आते रहते हैं, इसलिए लाहौर के लॉयर्स आर मच सुपीरियर टू कराची लॉयर्स। तो इसका भी बताइएगा, ये यहाँ पे और इंडिया के लॉयर्स में क्या फर्क देखते हैं बाद में? तो वो उनको समझ में नहीं आए, उनको लगे कि ये कोई अलग ही जनावर आ गया, ये पता नहीं कहता है लॉ जो है बीए इन लॉ, हमने तो कभी नहीं सुना, ठीक है। और इस पे I had to file an appeal before the Pakistan Bar Council। यहाँ एक जज साहब ने भी रिजेक्ट कर दिया कि आपकी लॉ डिग्री जो है वो लॉ डिग्री नहीं। अच्छा, मैंने कैम्ब्रिज में जब लिखा अपने प्रोफेसर को, जज भी 94 में लगे होंगे। 96 में रिवर्स हो, तो मैंने जब वो कैम्ब्रिज में लिखा अपने प्रोफेसर को, तो मुझे शर्म आ रही थी कि मैं इनको ये बताऊं कि यार ये आपकी डिग्री नहीं मानते। तो ब्रिटिश काउंसिल को लिखा। अच्छा, एक जब बार काउंसिल की मीटिंग हो रही थी तो एक वकील साहब जो थे, अकरम शेख साहब, मैं उनको क्रेडिट दूंगा, वो उन्होंने जाके बार काउंसिल वालों को कहा कि भाई आप लोग पागल हो गए, आप क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ये कहेंगे कि हम आपकी लॉ की डिग्री नहीं मानते? वो चांसलरशिप की वजह से शायद ऑक्सफोर्ड था भाई। अच्छा, वो फिर ये हुआ कि कैम्ब्रिज को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से कैम्ब्रिज की डिग्री पाकिस्तान बार काउंसिल ने रिकॉग्नाइज। अच्छा, अब ये उस वक्त मुझे उसकी एब्सर्डिटी का अंदाजा नहीं हुआ, थिएटर ऑफ लेकिन एब्सर्ड उस वक्त नहीं पढ़ा था। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ना वो मेरे सामने पाकिस्तान का पूरी तरह फुल ब्लोन सामने आ गया, क्योंकि अब मुझे ये समझ में आया है कि ये जो रूलिंग एलीट है ना अभी पाकिस्तान की, ये अब बिल्कुल अपने एंड स्टेज पे पहुंच गई, और इसने फैसला ये किया है कि अगर हमें अपना पावर जो है वो इंटैक्ट रखना है तो हमें चीज़ें रिवर्स करनी पड़ेगी। हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी रिवर्स करना पड़ेगा, हमें जमहूरियत भी रिवर्स करनी पड़ेगी। मतलब ये हम फ्रेमवर्क्स रखेंगे लेकिन इनको खोखला कर देंगे, और
हमें टेक्नोलॉजी भी रिवर्स करनी पड़ेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। इंटरनेट इसलिए मछलियां खा रही हैं। हाँ देखिए नजम, ये जो टेक्नोलॉजी वाला है ना, ये पाकिस्तान के लिए क्यों, आपको मालूम है गूगल की अभी एक रिपोर्ट छपी है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान इज द थर्ड बिगेस्ट कंट्री जहां फ्रीलांसिंग होती है। इट्स एन इनक्रेडिबल थिंग। इट इज। द फर्स्ट इज इंडिया, द सेकंड इज ब्राजील, द थर्ड इज पाकिस्तान। वाओ। ये जो ट्विटर बंद करना, इंटरनेट करना, ये एक पूरी ये एक ऑर्गेनाइज कोशिश है इस रूलिंग एलीट की कि यहाँ के नौजवान को रोका जाए, उसको जाहिल रखा जाए, उसको पीछे रखा जाए, उसको पैसे भी नहीं कमाने देंगे। हाँ बिल्कुल। ये तो मुझे समझ में अब मैं वो कैम्ब्रिज वाला अपना एक्सपीरियंस कि अगर ये रियासत उस वक्त ये सोच सकती है कि यार सारी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि ये कैम्ब्रिज की डिग्री नहीं मानते, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो आज भी सोचता हूँ कि हंसने दो, क्योंकि इस रूलिंग एलीट में एक बड़ी कमाल की चीज डेवलप हो गई है। ये एक सुसाइडल एलीट है, ये एक मीडियोकर लविंग एलीट है, और ये वो एलीट है जिसको कोई फिक्र नहीं कि ये दुनिया में कितनी जलील हो। इट हैज, वो जो चाइनीज कहते हैं, इट हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन। वाह। देखिए चाइनीज हिस्ट्री है ना, उसमें हर बच्चे को, जैसे ये बच्चे सामने बैठे में, हर बच्चे को 150 years ऑफ ह्यूमिलिएशन पढ़ाया जाता है। चाइना वॉज ऑलवेज अ सुपर पावर टिल द 1800s, ओपियम वॉर्स तक। और फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी 1810 1815 से लेके जब तक माओ पावर में नहीं आए, वो 150 years थे जहां वेरियस जो है फॉरेन पावर्स, जापानीज हो गए, उन्होंने मंचूरिया पे हमला किया और अंडर इंपीरियलिज्म रहा। हर चीनी बच्चे को पढ़ाया जाता है कि वी विल नेवर गो बैक टू दैट 150 years ऑफ ह्यूमिलिएशन। आप कम्युनिस्ट पार्टी की जो ईयरली मीटिंग होती है, आप देखें, हर लीडर कहता है वी विल नेवर गो बैक टू दैट 150 years ऑफ ह्यूमिलिएशन। जिन कौम के लीडर्स में सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन खत्म कि दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि ये अपने नौजवानों को पीछे रखना चाहते हैं, ये इंटरनेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आप समझ लीजिए कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि भाई उनकी नज़र में, और बड़े अक्लमंद लोग हैं, देखिए वो सुसाइडल हैं, मीडियोकर लविंग है, सेंस ऑफ, लेकिन वो इंतहाई शातिर और इंतहाई जालिम है इस मुल्क के हुक्मरान। और उन्होंने ये अंदाज़ा कर लिया जो आपको नहीं समझ में आ रहा। आप समझते हैं ये मुल्क रिफॉर्म हो सकता है, उन्होंने ये अंदाज़ा कर लिया है ये टाइटैनिक डूब रही है, और जब टाइटैनिक डूब रही हो तो जब तक पावर एक्सरसाइज कर सकते हो करो, जो लूट सकते हो लूटो, जो एसेट्स प्रिजर्व कर सकते हो प्रिजर्व करो, और जो इसके रास्ते में रुकावट करे, बेशक इस मुल्क को 19th सेंचुरी में ले जाना हो जाने दो। तो ये बड़ी ये जो इंटरनेट वाला इशू है ना, ये दिस इज ए मिरर थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि इस मुल्क की रूलिंग एलीट ने फैसला कर लिया है कि अपने इंटरेस्ट के लिए बेशक इस मुल्क के नौजवान डूब जाएं, डूब रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं। कितने लोग ये जो फ्रीलांस वाली बात कर रहे थे, लोगों ने ऑफिसेस बंद किए, लोगों के फलते फूलते कारोबार तबाह हो गए सर, कारोबार तबाह हो गए लोगों। एक तो होता है कि चले डाउन साइजिंग हो गई है, मैंने ऑफिसेस को ताले लगते हुए देखा है कि इंटरनेट ही नहीं आ रहा, अब कैसे हम काम करें। देखिए लड़कियां लड़के 2-2 लाख रुपए उनके अच्छे पैकेज घर में बन रहे थे, वो खुश थे, तो 6 महीने 8 महीने बूम आया, उसके बाद उन्होंने कहा 3 महीने में काम उड़ गया हमसे। देखिए बात ये है कि मतलब जो मैं जिस तरह देखता हूँ ना, मैं इस तरह देखता हूँ कि ये जो इस मुल्क में मेरी नज़र में 4 बुनियादी मसाइल हैं जो आपको हल करने होंगे। जब तक आप वो नहीं हल करेंगे ये मुल्क कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। मुझे कोई शक नहीं कि इन नौजवानों को कोई नहीं रोक सकता बाहर जाने से। जिस मुल्क इन नौजवानों को अल्टीमेटली इस मुल्क को रिफॉर्म करने से जिस मुल्क में 69% ऑफ पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 40, उस मुल्क को कोई नहीं रोक सकता। उसमें एक पीरियड ऑफ केओस होगा, वायलेंस होगा, ये रूलिंग एलीट इनको नहीं संभाल पाएगी। लेकिन इनके दरमियान और इनके फ्यूचर के दरमियान 4 बुनियादी ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है ना। पहला ऑब्स्टिकल है
पॉलिटिकल फौजी। देखिए इस हमारी मिलिट्री एलीट को ये बात समझ में आनी चाहिए कि द टाइम ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन इज ओवर। दुनिया में कहीं नहीं है, 4-5 मुल्कों में ये, इजिप्ट, 1-2 अफ्रीकन स्टेट, म्यांमार कर लें, थाईलैंड, म्यांमार, खत्म हो गया। ये और मुल्कों में नहीं, ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस खत्म हो गया। तो वी नीड दिस इंस्टीट्यूशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, बट ये जो बात कहते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंटेग्रल पार्ट है किसी भी रियासत का। अब इस मुल्क में मोनोपोली ओवर वायलेंस भी सिर्फ फौज ला सकती है, वो पुलिस नहीं ला सकती, बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो इनकी पॉलिटिकल मोनोपोली है, दिस हैज टू कम टू एन एंड। जो आपका दूसरा मसला है वो आपका मसला है वायलेंट मौलवी। देखिए मेरे ख्याल में हाँ, इस मुल्क में जो आपकी रिलीजियस एलीट है उसका बड़ा की रोल है, और अगर की रोल होता भी नहीं तो आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये हुआ है कि 79 के बाद आपने लोगों को आम कर दिया। अब वो नैरेटिव से बात नहीं करते, वो बंदूक से बात करते। मुझे रिलीजियस एलीट के हवाले से कोई मसला नहीं। आई थिंक दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है ना, एंड देयर इंटरेस्ट हैव टू बी टेकन। मुझे मसला ये जो बंदूक के जोर पे बात करता है। जो आपका तीसरा मसला है, और वो बहुत बड़ा मसला है, वो है एरिस्टोक्रेटिक अमीर आदमी। आपका जो अमीर आदमी है ना, वो अभी भी 19वीं सेंचुरी में रह रहा है, ठीक है। वो लोगों को जो बुनियादी चीज़ मुझे अमीरों में नज़र आती है इस मुल्क में, वो ये नज़र आती है, वो फिलैंथ्रोपी जितनी कर लें जी, वो इंसानों को बराबर नहीं समझते। ये एक क्रिटिकल फ़र्क है यूरोपियन सोसाइटीज़ और आपकी सोसाइटी में। वहाँ अमीर आदमी किसी को जलील नहीं कर सकता, अनइक्वल सोसाइटीज़ हैं, और वो नहीं कह सकता पब्लिकली तुम दलित हो, तुम निचले तबके के हो, ये नहीं कर सकते। आपके यहाँ जो आपका अमीर तबका है वो इंसानों को बराबर नहीं समझता, इंसान भी नहीं हाँ, वो इंसान बराबर नहीं समझेंगे तो आप इंसान भी नहीं इंसानियत के दर्जे से गिरा दिया। और वो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए चैरिटी करता है। चैरिटी भी वो करता है गिल्ट ट्रिप पे जाके, वो गिल्ट ट्रिप पे जाके, और दूसरे जो है उससे नीचे है ना, उनको पैसे दे रहा है। ये हमने देखा था बल्दिया फैक्ट्री फायर में, कि जब बल्दिया फैक्ट्री फायर जब 2012 में कराची में आग लगी बल्दिया फैक्ट्री में, अली एंटरप्राइज में, भाईला ब्रदर, तो हाँ, और 258 वर्कर्स वर बर्न्ड अलाइव। इट वाज द बिगेस्ट बर्निंग ऑफ वर्कर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। कभी किसी फैक्ट्री में इतने लोग नहीं मरे थे। जो सारे कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको फिक्र ये नहीं थी कि ये वर्कर जल के मर गए, उनको ये फिक्र थी कि हम उसके ओनर को किस तरह बचाएं। और फिर बाद में मैंने इसके ऊपर लिखा भी है, बाद में ये सारा जो मलबा है ये एमक्यूएम पे डलवा दिया, जिसमें मैंने सारा एविडेंस देखा, उसमें कोई रोल नहीं है, एमक्यूएम का रोल नहीं था, कोई रोल नहीं था। ये सारे के सारी डेथ्स हुई थी बिकॉज ऑफ हाउ दैट फैक्ट्री, वो किस तरीके से उसके सारे दरवाजे बंद थे, खिड़कियां सील थी, फायर सेफ्टी नहीं थी। तो वो एक अलग बहस है। और जो आखिरी इस मुल्क का जो बुनियादी मसला है वो है कि आपके पॉलिटिकल लीडर्स, आप कहते हैं स्टेट्समैन चाहिए, अब आपके पास स्टेटमेंट्स क्या, आपके पास पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं रहे, आपके पास पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं, ठीक है, ये मैनेज करते हैं अफेयर्स को। शहबाज इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द एज ऑफ मैनेजर्स, कि अब भाई चीज़ें मैनेज करनी है, इसको नाराज़ ना करो, उसको नाराज़ ना करो, उसको खुश कर दो, उसको केला भेज दो, उसको सेब भेज दो, ये है पॉलिटिकल मैनेजर। उसको फेंटी लगा दो, उससे मुलाकात कर लो, उसको पान भेज दो। तो ये जो 4 बुनियादी मसले हैं ना, ये आपको एट सम स्टेज डील करने पड़ेंगे। अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये एट सम स्टेज आपको डील। वसतुल्लाह खान साहब के कॉलम में कि पाकिस्तानी रियासत बख्शू का किरदार अदा करती है, तो बख्शू सबका, बख्शू का कोई नहीं। तो वो जो हमारे रियासत के अंदर के जो लोग हैं वो ज़ाहिर है वो अपने अपने लेवल के बख्शू बने हुए। अच्छा, हमने आपसे बात करनी थी आपके केसेस के हवाले से, लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया, तो मैं जो आपका बड़े ज़बरदस्त केसेस आपने
किए और परवीन रहमान साहब का केस भी आपने लड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से उसके लिए हमें एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा। आज हम आखिरी सवाल अहमद जावेद साहब के हवाले से करेंगे, जो कि वो बहुत ज़रूरी है कि आपने उनको सुनना शुरू किया, फिर मुलाकातों के लिए आप आते भी उनके पास। तो आपने एक दफ़ा वो रात को जब हम के साथ बैठ के बात कर रहे थे ना, तो जिस तरह ट्रिब्यून में स्टोरी लगती है ना कि 7 फंक्शंस ऑफ फलाना, तो वो आप बताइए मुनक़लिबुल हाल कैसे हुआ है आपका? परिवर्तन कैसे हुआ? अहमद जावेद साहब से तो मेरा तारुफ जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हुआ, यूट्यूब के थ्रू। उस ज़माने में इंटरनेट भी पूरा चलता था। नहीं, हाँ तो उससे सुनना शुरू किया। असल में मेरा रुझान उनकी तरफ पहले तो शायरी की वजह से हुआ, लेकिन फिर मैं इंट्रोड्यूस हुआ अहमद जावेद द फिलोसोफर, फिर मैं इंट्रोड्यूस हुआ अहमद जावेद द इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है ना। और फिर अब उनके मुख्तलिफ जो जाविये हैं उनसे मैं इंट्रोड्यूस होता हूँ। द मैन ऑफ ऑल सीजन्स। हाँ, वो सोशियोलॉजिस्ट भी है, वो हिस्टोरियन भी है, ठीक है ना। वो प्योर कॉन्वर्सेशनिस्ट भी हैं। वो मतलब मैं तो, मेरी बीवी जो है वो अक्सर जो है मुझे डांटती है, क्योंकि अक्सर मैं सिर्फ उनकी उर्दू सुनते हुए सो जाता हूँ, ठीक है ना। इतनी रिलैक्सिंग होती है। मैं अक्सर उनको सिर्फ सुनता हूँ ज़बान के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़बान भी हमने लूज़ कर दी है। तो आई मीन अहमद जावेद इज़ ए रिमार्केबल मैन, ठीक है। देखिए मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ने का, सच्ची बात ये है। लेकिन आपने वहाँ से वो भी सिर्फ लॉ में, लेकिन और वो सिर्फ BA है। एक जो चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये है कि मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जीनियसेस देखे। अच्छा, जीनियस क्या होता है, वाह, वो मैंने देखा है, ठीक है ना। फिर तो हमने पहले सवाल किया ना, इतनी क्लैरिटी कैसे? मेरे ख्याल से वो जो आपका वक्त गुजरा उसने भी फिर आपकी सोच पे असर डाला, उन जीनियस की सोबत में लुटता है काफिला। देखिए, जब आप ऐसे लोगों के साथ एक इंटरैक्ट कर जाए ना, तो अगर आप असर लेना चाहे तो ये आप असर लेते हैं कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक सर्टन एक्सेलेंस की तरफ जाए। अब आपने वो पैमाने देख लिए हैं, अब आप उस एक्सेलेंस की तरफ तो नहीं जा सकते, बिकॉज दोज आर जीनियसेस, ठीक है। तो अहमद जावेद साहब को जब मैंने सुना तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं था कि वी वर इन द प्रेजेंस ऑफ ए जीनियस, ठीक है। और उनकी जीनियस होने की बहुत सारी वजूहात है। पहली तो बात यह है कि पॉलीमैथ है, आई मीन द रेंज ऑफ टॉपिक्स ही टॉक्स ऑन, ठीक है ना। दूसरा ये है कि ही इज़ एन इनक्रेडिबली ऑब्जेक्टिव पर्सन, ठीक है ना। वो किसी चीज़, किसी शख्स से, किसी चीज़ से डिसएग्री भी करते हैं, उसको पहले पूरी तरह बयान करते हैं, फिर उसकी क्रिटिक करते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 कि वो जो चीज़ कहते हैं आपको नज़र आता है कि उस पर कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पावर ऑफ स्पीच होता है, और हमें मालूम होता है, ज़रा सा हम उनको सुने तो हमें पता चल जाता है इसने पढ़ा वड़ा नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। तो इट इज सो इन एडिशन टू बीइंग अ पॉलीमैथ, इन एडिशन टू बीइंग वेरी ऑब्जेक्ट, ये बड़ी कमाल की बात होती है कि आप उनका जॉन एलिया के बारे में सुने। अब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जॉन एलिया के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, और उनकी शायरी के हवाले से भी वो काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन वो पहले जॉन एलिया को एक ऑब्जेक्टिवली बयान करें, ठीक है ना। ये बड़ी ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात। बल्कि जावेद साहब ने तो तारीफ जॉन की है, वो बिल्कुल नई सी है जो किसी ने उससे पहले नहीं की थी। बिल्कुल। तो ये जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है ना उनकी, भाई दिस मैन इज एन इस्लामिक स्कॉलर, ही इज पैशनेट अबाउट इस्लाम, लेकिन ही इज इक्वली पैशनेट अबाउट प्लेटो, ठीक है ना। तो ये एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है ना उन आदमी में। फिर ये है कि इंतहा की कोशिश करते हैं कि सच बोले। हो सकता है उसमें गलती करें, इसमें भी वाह, उसमें भी हो सकता है देखिए गलती करें। मैं एक अच्छे आदमी को इस तरह डिफाइन करता हूं कि वो नहीं जो गुनाह नहीं करता। कितना कैंडिड है वो आदमी जो कोशिश करता है कि वो कम से कम गुनाह करे, वो एक अच्छा आदमी होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गुनाह नहीं करता। तो सच्चाई के हवाले से भी ये है कि ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें बायस नहीं होगा।
लेकिन अहमद जावेद साहब का ये कि वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो चीज़ों को सच्चाई से बयान करें, कि वो बायस ना हो, वो चेक करते हैं अपने। अब उनकी कोशिश नजर आती है ना, एक जगह उन्होंने कहा कि भाई ये हो सकने का इम्कान है। हाँ। तो फिर जो कमाल की बात है, देखिए ये भी बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि उनमें पॉलीमैथ हो, उनमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस हो, उनमें ऑब्जेक्टिविटी हो, उनमें सच बोलने की ख्वाहिश हो, लेकिन दो चीज़ों से लोग हमेशा रह जाते हैं। वो ये है कि वो यहाँ पे रुक जाते हैं और वो कोई ऐसी बात नहीं कर पाते जो एक्चुअली कोई ओरिजिनल बात, कोई क्रिएटिव बात हो। ठीक है ना? अहमद जावेद साहब ने वो बैरियर क्रॉस कर लिया। Whenever I listen to something he talks about, कोई भी टॉपिक, कोई ना कोई नई बात कहते हैं, और ये कमाल की बात। अच्छा, हमें एक हद तक हमने काफी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? तो नहीं सर, you are being humble, आपने बहुत पढ़ा। नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो हमें अंदाजा हो जाता है। बहुत सारी किताबें जो मैं पहला इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ, मुझे पता चल जाए मैं टाइम वेस्ट करूंगा। आई हैव नेवर लिसन टू हिम, और मैंने ये सोचा हो कि ये आदमी ने कोई क्रिएटिव, ये इतनी कमाल की बात है। ये मैं कहता हूँ, ये मैंने देखी थी कैम्ब्रिज में। और जो आखिरी दो बातें वो नजम बहुत कमाल की हैं उनके बारे में, वो ये है कि वो बहुत सारे लोग यहाँ रुक जाते हैं, वो इंतहाई सेल्फिश होते हैं, कहते हैं ठीक है यार, हम जीनियस हैं, हमें नोबेल प्राइज दे दो, खूब पैसे दे दो, ठीक है ना? ये आदमी उसके बाद दो चीजें करता है। ये क्रिएटिव जब कोई चीज कहता है तो दैट थिंग ट्रांसफॉर्म्स हिम। आप उनमें देखेंगे कि उस चीज की तब्दीली आई होगी, उनकी सोच में, उनकी शख्सियत में आपको नजर आएगी वो चीज। ठीक है ना? मतलब देखिए, मैं कहता हूँ गालिब को लोग पढ़ते हैं और वो इसलिए पढ़ते हैं कि वो उनको समझ में भी नहीं आए, तो वो जो अल्फाजों का जादू है, जमालियात का हुस्न है, वही उनको अट्रैक्ट कर देती है। लेकिन जब, और एक इनिशियल मीनिंग भी गालिब की ऐसी होती है किसी शेर की कि लोग समझते हैं कि ये तो कमाल की चीज़ है, और विदाउट रिकग्नाइजिंग कि उसकी डेप्थ की मीनिंग क्या है। लेकिन गालिब फिर दो और स्टेजेस पे ले जाता है जो अहमद जावेद साहब के पास जो करते हैं, कि पहली ये बात है कि वो आपकी ज़िंदगी को असर करता है गालिब, और फिर वो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये जो भी बात करते हैं, वो करते इसलिए हैं, लगता ये है उनकी सारी शख्सियत से, कि वो सिर्फ समझने नहीं आए, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने आए। ये बड़ी कमाल की बात कहते भी हो कि कुरान निसाब कुन है, हाँ, ये तुम्हें बनाने वाला है। और ना सिर्फ वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने आए, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। उनकी पूरी जिंदगी की ख्वाहिश ये कि मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म करूं। लेकिन इन तमाम चीजों से ज्यादा, बावजूद, नॉटविथस्टैंडिंग, नहीं, तमाम चीजों से ज्यादा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तमाम चीजों से ज्यादा जो उनकी सबसे खूबसूरत बात है, देखिए, दिस इज अ वेरी सीरियस पर्सन यू आर डीलिंग विद। ठीक है ना? मतलब ये सीरियस बातें करता है, जिंदगी और मौत की बात करता है, मीनिंग और ड्यूटी की बात करता है। लेकिन आप उसके साथ बैठ के अगर कहे ना मारे उसकी गुफ्तगू सुनते हुए, तो वो गुफ्तगू कंप्लीट नहीं होती। ये जो थिंकर अचीव कर ले कि विद ऑल द सीरियसनेस जो वो बात करते हैं, रिलीजन हो गई, फलसफा हो गया, लाइफ एंड डेथ हो गया, लेकिन जॉय ना छोड़ें गुफ्तगू में। वो मुझे बर्टन रसल की बात, बर्टन रसल जो है वो कमाल का इंटेलेक्ट था, वो हमेशा जोक मारता था। जैसे उसका एक फेमस जोक ये कहता है, पीपल टेल मी दैट स्मोकिंग किल्स बट माई एक्सपीरियंस इज नॉट दैट। उससे इंटरव्यूअर ने पूछा, व्हाई इज दैट मिस्टर रसल? आई वॉज ऑन अ प्लेन एंड द प्लेन क्रैश्ड एंड आई वॉज सेव्ड बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन द स्मोकिंग सेक्शन। ठीक है ना? तो ये अहमद जावेद साहब की भी जो सबसे कमाल की बात है, जो नौजवानों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होती है, कि उनकी हर गुफ्तगू में जॉय होता है,
ये मतलब नहीं होता कि आप कोई सीरियस बात कर रहे हैं तो आप लोगों को मिजरेबल बना दें, ठीक है। लेकिन ये तमाम चीजें कहने के बाद, और इस पे हमने गुफ्तगू भी की है, आप सब अहमद जावेद साहब के साथ एक नाइंसाफी कर रहे हैं। ये मेरा प्रोटेस्ट है आपको। वो ये है कि जो वो सलीम अहमद के बारे में कहते हैं, जो उनके उस्ताद थे, आप उसको नहीं इम्प्लीमेंट करें। आपको याद होगा उन्होंने सलीम अहमद के हवाले से क्या उन्होंने अहमद जावेद साहब से कंप्लेन की, खत जो लिखा था कि तुम मेरी क्रिटिक नहीं करते। देखिए अहमद जावेद साहब को अगर आपको रियली इन डेप्थ समझना है, और मेरे ख्याल में ये उनकी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग उनको सुनते हैं, लिखते तो कम है वो, लेकिन जो लोग उनको पढ़ा भी है, वो उनकी एक रिगरस क्रिटिक करें। आप देखिएगा उस रिगरस क्रिटिक से जो कॉन्वर्सेशन निकलेगी और उस रिगरस क्रिटिक के बाद जो उनमें से क्रिएटिव थॉट मिलेगा, वो हम सबको बेनिफिट करेगा। तो डरना नहीं चाहिए, और हमें ये क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन उनके साथ, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने उनको एक्सटेंसिवली सुना है या पढ़ा है, वो अब एक एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी में, जो मेरी ख्वाहिश है कि ज़रूर हो, क्योंकि यू आर इन द मिड्स ऑफ ए पर्सन हु इज़ ए जीनियस। एंड अभी भी जब उनके ऊपर क्रिटिक होगी तो आप देखिएगा आप उनसे और क्या क्या सीखेंगे। अली भाई आप कीजिएगा क्रिटिक। इन्होंने वो पॉडकास्ट के आखिर में वो अपनी गजल सुना रहे हैं और ये कह रहे हैं चाय ला दीजिए बाबू तराना आया हूँ। लेकिन उनके भी लास्ट पॉडकास्ट में खुदा मिलाई आए थे हमारे पास, उनके स्टूडेंट हैं, ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन। लेकिन आपने जो बात कही है बहुत ज़रूरी है कि कोई बात सुने उसको क्रिटिक पर नहीं ताकत परवाज मगर पर हाँ बस पर नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जावेद साहब के हवाले से तो हम करेंगे बात। आज जो आपने गुफ्तगू की वो बहुत ही और वो एक होता ना कि जाहिर है कि वो गुफ्तगू करते वो रस्मी तौर पर शुक्रिया अदा किया जाता है, रस्मी तौर पर तारीफ़ की जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ उन अल्फाज को जो मैं आज अदा कर रहा हूँ कि बहुत कुछ सीखा। और बल्कि यूँ लगा कि जैसे ना कि वो जो आपने बात कही कि सोचना चाहिए, ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए कि यार हम जो हमारे आसपास जो समाज है, जो दुनिया है, जो कायनात खुदा ने बनाई है, इसके बारे में हमारे तसव्वुरात हैं क्या। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। अगर हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस कोई करता है ना तो वकील के बारे में समझा जाता है, ये सीपीएं इस वजह से लगाते हैं, वो सीपीएं जिसके लिए लफ्ज़ है कि ऐसे हेबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल करनी है या किसी वालिद के जो है ना वो बच्चे छीन के ले गए तो वो बस इधर से उधर करना है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है कि ऐसे वकला मौजूद हैं जो इस बारे में सोचते हैं कि एक जो हुदूद व क़यूद हैं वो आइन की भी कहाँ तक जा सकती है। देखिए बात ये, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हमेशा शादी की तरह समझें, ठीक है ना। अब अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ये तसव्वुर करें, ठीक है ना, कि वो शादीशुदा ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार है, तो आप फिर शायद कोई नशे में होंगे शायद, ठीक है। और या ये तसव्वुर करें कि उसमें जुल्म ही जुल्म है, तो फिर वो तो टूट जानी चाहिए। वो एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, कॉम्प्रोमाइज। वो एक कॉम्प्रोमाइज, जिस तरह किसी ने कहा मैरिज के बारे में कि हमारी सारी ज़िंदगी जो है बहुत जो है वो हैप्पी मैरिज रही है, क्योंकि बहुत वक्त आया कि जब हम दूसरे को जान से मार सकते थे लेकिन हमने नहीं मारा। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी इस मुल्क में ये कॉम्बिनेशन है, वो रियलिटी भी है, वो एब्सर्डिटी भी है। क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ना उनको सेंचुरीज लगती हैं इम्प्लीमेंट होने में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन टेम करने की कोशिश कर रहे हैं द वॉरियर क्लास, जो हमारी मॉडर्न स्टेट में एग्जेक्टिव है, मिलिट्री है, और आपके जो बहुत अमीर लोग हैं सोसाइटी में, उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये जो तुम्हारे घर में काम करता है इसकी भी वही राइट्स है। आप इमेजिन करें कि उसको वो जो तैयबा केस जो था, वो जज साहिबा की बीवी ने जो अपनी मुलाजमा का हाल किया था, मतलब अल्लाह ताला सब पे रहम करे। बस आखिर में हम ये बताना चाहेंगे कि आपको माशाल्लाह से हमारे पास 3000 से ज़्यादा तलबा तालिबात स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कभी कोई सेशन आपका उन बच्चों के साथ जो आज आपके सामने बैठे हुए, और एक ऐसा सेशन भी आपका हम रखना चाह रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपसे बिल्कुल सवाल जवाब करें, क्योंकि देखिए वाटर डाउन करके आइन और कानून समझाएंगे। क्योंकि देखिए जो आपने करवा तो ली पॉडकास्ट, लेकिन जो अडल्ट क्लास है उससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ।
लेकिन मेरा ख्याल में गालिब का शेर बच्चों पे अप्लाई नहीं करता कि यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको ना जो दे मुझको ज़बान, और इनके पास इनके दिल साफ है, इनको ज़बान समझ में आएगी, वो क्या मुश्किल हो तो इट वुड बी ए प्लेजर के बच्चों से बात। बिल्कुल, बच्चे आपसे सवाल करें और आप बच्चों के बिल्कुल जवाब दें, क्योंकि बड़ों के से तो सब मायूस हो गए। चाहे जबान कौसर हो तस्लीम से धुली ना हो। समझाया जा सकता। बहुत शुक्रिया जिन्होंने पॉडकास्ट देखा, और अपनी राय से अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।